Good evening, everyone. Good evening, everyone. I'm good. Good evening. Good evening. आज हम नैडे खत्म करने वाले हैं. ओके और उसके साथ ही टुडे आई विल स्टार्ट पार्टिकल फिजिक्स. ओके आज पार्टिकल फिजिक्स शुरू करेंगे. ओके गुड. और आप सब आ जाओ, फिर आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, थोड़ा अर्जेंट है. एंड आई थिंक एवरीबडी विल रेडी फॉर टू क्लासेस मैं दिन में लेना चाह रहा था. एक मॉर्निंग और एक अर्ली मॉर्निंग, एक लेट नाइट. अब आ जाओ, देन आई टॉक टू यू इन द लास्ट. ओके सो इससे ये है कि आई थिंक 6-7 डेज में माई सिलेबस विल ओवर. ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, देन आई विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वो भी है. सो ओके लेट अस सी. 5 to 7 तो नहीं, 6 to 8 ही लूंगा. 5 to 7 तो इट विल बी वेरी अर्ली. वैसे तो मैं ले सकता हूँ, बट आई थिंक यू विल बी नॉट कंफर्टेबल 5 to 7. ओके वो हो जाएगा, आप लोगों को दुख हो जाएगा बहुत ज्यादा. सो मैं कुछ पेज के साथ बैठा हूँ. ओके थ्रू द हेल्प ऑफ दीस पेजेस आई विल डू सम एक्सपेरिमेंट हियर. सो इन पेजेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी. ओके वो आप सब आ जाओ, फिर बात करते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द नैनो टेक्नोलॉजी, द रिमेनिंग पार्ट्स. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या देखा था, पता है क्या क्या देखा था? एक तो हमने देखा था कि डिफाइन किया था नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा. आई हैव डिफाइंड विथ वे अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी. दूसरा हमने अप्रोच देख लिया था. अप्रोच क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी का. अप्रोच ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हमने देख लिया था. नैनो टेक्नोलॉजी एनटी मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, इतना बड़ा नाम क्यों लिखे बार बार. अप्रोच देख लिया. इसमें दो चीजें देखी थी. टॉप टू बॉटम अप्रोच देखा था, मेरा सबको समझ में आ चुका है. टॉप टू बॉटम अप्रोच देखा था. और दूसरा आपने देखा था बॉटम टू टॉप अप्रोच. एंड सेकंड वन यू पीपल हैव सीन बॉटम टू टॉप. ये दो चीजें देखी थी, टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच. सो ये इतनी चीजें आपने देख ली. ओके टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड बॉटम टू टॉप, इतनी चीजें आपने देख ली. ओके उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको बोली थी कि नैनो टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में जो नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है ना, एक्चुअल में. तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो दो चीजों से हमने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की थी. एक तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की बात की थी. ये तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की बात की थी, शायद सबको याद होगा. और दूसरी हमने बात की फुलरीन के बारे में. हमने बात की थी फुलरीन के बारे में. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बोल दिया. मैंने कहा था कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है 1981 में है. ओके 1981 में आता है ये. और फुलरीन जो है वो 1986 में आता है. यानी एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी की बिगनिंग अगर रियल में माने तो यहीं से मानते हैं. ओके 97 में डेफिनेटली उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. ठीक है 96 उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. जिनको दिया जाए उसके बारे में मैंने बता ही दिया था. वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था. वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था. एवरीवन नो. सो जो भी नोबेल प्राइज दिया गया वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था. ओके दैट वाज अ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज. सो यहां तक हम लोगों ने पूरा बात कर लिया था. किसको दिया गया? अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पीछे की चीज बता रहा हूँ. ठीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तब तक आप बाकी लोग आ जाओ. ठीक है बाकी लोग आ जाओ. क्लास 10 8 बजे एकदम टर्न शुरू हो जाएगी. डोंट वरी, मैं वही चीजें बता रहा हूँ. बिफोर कुछ नहीं है, वो वही चीजें बता रहा हूँ जो कल बताया. अभी वही चीजें बोल रहा हूँ. ठीक है ठीक है ये हो गया. और वही मैंने बोला था एक चीज, अभी सब कल ही बात चली ना, कल ही बोला 3 बंदों को दिया गया. इसके नाम भी आप जानते हो, क्रोटो, इस्माइले और कल. इन 3 बंदों को नोबेल प्राइज दी जाती है. तो यहां तक की बात है. ठीक है जो मैंने पीछे आपको बताया था. अब आप देख लो यहां तक आपको किसी को कोई डाउट है, नहीं तो अब मैं आज से आगे बढ़ूं. आज से मैं आगे बढ़ूं. अब यहां से आगे बढ़ता है.
सो नाउ इट्स 8। आपकी रिकॉर्डेड क्लास करती हूँ, करना। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ठीक है बच्चा, थैंक यू। प्लीज प्रोसीड सर। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। नो डाउट, फाइनली 8 बज गया, अब आज की क्लास शुरू होती है। ओके उन्नति, जो मैं जनरल साइंस आपको स्पेशल क्लास में करा रहा हूँ ना, वो कर लेना बच्चा, ठीक है? प्लीज वो कर लेना, ठीक है? वो आपको यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी पर, ठीक है? नैनो टेक्नोलॉजी में कहा जाते हैं आज का लेक्चर शुरू होता है। आज का मतलब हम बात करते हैं 3 फरवरी 2022 में आज का लेक्चर शुरू होता है, ठीक है? चलो, जनरली जब आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो शुरुआत फुलरीन से होता है। फुलरीन है क्या, जरा समझना। फुलरीन है क्या? फुलरीन एक 60 कार्बन का कंपाउंड है, मटेरियल है, एक 60 कार्बन मटेरियल है। फुलरीन इज अ 60 कार्बन मटेरियल जो लैब में बनाया गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये 60 कार्बन का मटेरियल है जो लैब में बनाया गया। 60 कार्बन को लिया, एक तरीके से बनाया। कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कार्बन है, सी दिस इज कार्बन, ओके? ये कार्बन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर से कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, यू नो, सी कार्बन 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 कार्बन, you know, again carbon, many carbon, then again carbon, then again carbon, you know, then carbon, okay? Just a minute now. Then have carbon, carbon and carbon. अब देखो बहुत सारे मैंने यहाँ पे कार्बन बना दिए। मैं फुल रिंग बता रहा हूँ, जरा देखते रहो फिगर मैं क्या कर रहा हूँ। So I just made here मान लो 60 कार्बन मैंने एक तरीके से लगा दिया। कैसे लगाया? कहीं 6 कार्बन के एक रिंग में रखा, कहीं 5 कार्बन के एक रिंग में लगा। कहीं मैंने 6 कार्बन को एक रिंग में रखा, कहीं मैंने 5 कार्बन के एक रिंग में लगा। 6 को रखा मैंने हेक्सागन है, 5 कार्बन को रखा तो मैंने कहा ये पेंटागन है। तो 6 कार्बन रिंग हेक्सागन, 5 कार्बन रिंग पेंटागन। इस तरह करते करते सपोज मैंने 60 कार्बन को जोड़ दिया। मान लो ये है वो 60 कार्बन। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा रुमाल में लेके बैठना पड़ेगा भाई। दिल्ली से है ठंडी, हैदराबाद में तो गर्मी है, सो रहा हूँ मैं एसी चला के। ओके कैसा ब्रेक? नो ब्रेक। ये 60 कार्बन है, ठीक है? 60 कार्बन एक रिंग है, कहीं 6 कार्बन एक रिंग में है, कहीं 5 कार्बन है, ठीक है? चलिए अब ये वाला कार्बन शीट है, ठीक है? ये देखो कार्बन शीट, कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है इसमें? इसमें वाला टोटल 60 कार्बन। कितने कार्बन है? 60 कार्बन, ठीक है? सब लोग 60, बहुत बड़े। आप सबको आज कुछ प्रैक्टिकल करना मेरे साथ, ठीक है? क्लास में इंटरेस्ट होना चाहिए। थोड़ा कैमरा और पीछे कर दूं, कोई बात नहीं है ना? कैमरे को और पीछे करता हूँ। ये क्या हो गया? 60 कार्बन, ठीक है? ये हो गया 60 कार्बन, ठीक है? कार्बन की शीट हो गई, ठीक है? कार्बन की शीट हो गई, ठीक है? अगर इस कार्बन की शीट को आप देखते ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसा नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे 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 जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बन गया दोस्त? बोलो क्या बन गया? क्या बन गया? एग्जैक्टली एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बहुत सही। एक स्फेरिकल बॉडी बन गई। क्या बन गया? ये स्फेरिकल बॉडी बन गई। ये इसमें कितने डिग्री का एंगल होगा? कितने डिग्री का एंगल होगा? स्फेरिकल बॉडी में 360 डिग्री का एंगल होता है, एवरीबॉडी हो, ठीक है? कितने का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है, और 360 डिग्री को हम जीरो डायमेंशन कहते हैं, और इसी का नाम है फुल रिंग। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 60 कार्बन को एक बॉल की तरह से कहीं 5 कार्बन के रिंग से कार्बन करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि बॉल शेप का था, स्फेरिकल बॉडी थी, जिसको फुल रिंग कहा गया। एग्जैक्टली सर, ये 60 कार्बन का बना के क्या किए हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम स्ट्रक्चर समझो। एवरीबॉडी क्लियर? थंब देना। फुल रिंग लैब में कैसे बनाया गया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की समझाने के लिए। कितने थंब आ रहे हैं? 28 लोगों को समझ में आया है। अच्छा 40 लोग हो गए, ठीक है? 40 लोगों को समझ में आया। तो मेरे ख्याल से हर किसी को क्लियर हो गया। ये हो गया क्या? एक कार्बन शीट, ठीक है? ये हो गया कार्बन शीट, बहुत बड़े, इट्स अ कार्बन शीट। ओके अब सुनना, ये हो गया फुल रिंग। जानते हो असल में जो फुल रिंग है, ठीक है, जो शेप बना है, ठीक है, समझना। अगर इसी शेप को क्लास 8 से पहले स्टार्ट हो जाती है, नहीं 8 बजे से स्टार्ट हुई है, पूछ लो बाकी बच्चों से। बच्चों क्लास कितने बजे से स्टार्ट की मैंने आज? 8 बजे। मैं तो बातचीत कर रहा था, मुझे पता था कि अभी आप बाकी बच्चे आ रहे हैं। 8 बजे से स्टार्ट किया,
मैं खुद पढ़ाया नहीं, पढ़ाना तो मैंने 8 बजे से शुरू किया, देख लो। उससे पहले सिर्फ वही बता रहा था कल क्या पढ़े हो, ताकि 8 बजे तक बच्चे आ जाए ना कि इकट्ठा हो जाए। हाँ, बच्चे 8 बजे आए इकट्ठा हो जाए। मैं पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है कि बच्चे 8 बजे तक आएंगे। वो तो उससे पहले बता रहा था कल देखो ये किया, इसमें कोई डाउट नहीं है इस तरह का, अब आज से यहाँ शुरू करते हैं। वो चीज ये होता है कि चले है ना, तो विशाल डोंट वरी, आज से शुरू किया, या तो आप आज देर में आए हो। विशाल मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ यहीं से शुरू किया, आज यहीं से शुरू किया। अभी 60 कार्बन का जो मटेरियल बनाया गया था वो एक क्या है, वो सर्कल बॉडी 360 डिग्री जीरो डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसको फुलरेन्स कहते हैं। ओके ठीक है, 8 PM से बताइए, 8 PMS बताएं भाई, क्या बताए हम। तुम लोग कै बजे आए हो? 8 बजे 7 मिनट पे आए हो, ठीक है ठीक है। हम ये बोल रहे हैं, ये पहला स्लाइड है भाई, क्या लिखा है मैंने, तुम लोगों को समझे नहीं आ रहा है, क्या पता। इतना अच्छा बढ़िया मूड में आ गए थे हम, ठीक है, कहे बहुत मजेदार टॉपिक है, रोक दिए सब लोग। हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि फुलरीन जो है, जो कल हम लोग बात किए थे, कल हम तुम लोग को यही बताए थे ना, यही जो यहाँ बोर्ड पे लिया देख लो, यही बताए थे ना। हम न्यूनो टेक्नोलॉजी डिफाइन किए, नेट इक्वालिटी टॉप बॉटम टॉप अप्रोच डिफाइन किए थे कल, तुमको स्कैनिंग टेक्निक माइक्रोस्कोप और ये फुलरीन बताए थे, 3 बंदों को नोबेल प्राइज दिया था। फिर हम कहे चलो आज शुरू करते हैं 3 फरवरी से यहाँ से, ठीक है। फिर हम कहे थे फुलरीन जो है वो 60 कार्बन का बना मटेरियल है जो लैब में बनाया गया। कैसे बनाया गया? हमने कहा ये देखो, कहीं 6 कार्बन को रिंग में जोड़ा है, कहीं 5 कार्बन को रिंग में जोड़ा है, कहीं 6 को, ऐसे कर करके ये एक हमने कार्बन की शीट बनाई। मान लो कार्बन की शीट है बनाई, इसमें 60 कार्बन है, उसके बाद हमने इसको क्या किया, सबको ऐसे कुछ जोड़ दिया, देखो ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, यही किए हो सकता है, यही पार्ट तुम्हारा छूट गया। ऐसे जोड़ के हमने सारे के सारे 60 कार्बन को एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बना दिया। ये स्फेरिकल बॉडी हो गई। और जो स्फेरिकल बॉडी हो गई, इस स्फेरिकल बॉडी में कितने एंगल होता है? 360 डिग्री, सबने बोला 360 डिग्री। और इसमें कौन सा डायमेंशन बोलते हैं स्फेरिकल बॉडी को? 0 डायमेंशन। तो वही 360 डिग्री का 0 डायमेंशन जो शेप था, वही फुलरीन था, जो केमिस्ट्री के लैब में बनाया गया, जिसके लिए 3 बंदों को नोबेल प्राइज दिया गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम तुमको बाद में बताएंगे। अब ये समझ में आ गया सबको? विशाल तुम तो जरूर बताना, अरे बच्चा और भी गुस्सा हो गया था अभी तुरंत ही हमारे ऊपर को, राम नारायण ने क्या है। अब आगे बढ़े, ठीक है। कल हम 8 ही बजे आएंगे, है ना? हम नहीं आएंगे, फ्री भी होंगे, 2 मिनट पहले नहीं आएंगे हम, ठीक है। अब सुनो, है ना, 360 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है, 360 हो गया, 0 डायमेंशन हो गया। अब सुनो, ये फुलरीन हो गया। पता है ये जो फुलरीन है, इसको इस तरह का जो शेप जो बना ना, ये एक आर्किटेक्ट था, समझो जरा, कोई बच्चा केमिस्ट्री वगैरह जानता होगा, ये एक आर्किटेक्ट था। उस आर्किटेक्ट का नाम था बुक मिंस्टर, उसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। तो कौन सा आर्किटेक्ट था? उसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। ये एक आर्किटेक्ट है। असल में क्या क्या, इस आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग का शेप बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि 3 साइंटिस्ट ने लैब में बनाया। समझा क्या? उस बिल्डिंग का शेप बिल्कुल वैसा ही था जैसे इन 3 साइंटिस्ट ने लैब में बनाया। इसीलिए उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम भी फुलरीन रखा गया। और ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? बॉल की तरह स्ट्रक्चर है, ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसीलिए इसको बुकी बॉल भी बोला गया, इसीलिए इसको बुकी बॉल भी बोला गया। तो फुलरीन या बुकी बॉल दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर बच्चों? तो फुलरीन और बुकी बॉल एक ही चीज होती है, पर इसका शेप कैसा होता है? 0 डायमेंशन या 360 डिग्री, 0 डायमेंशन या 360 डिग्री। चलो तो फाइनली आप लोगों ने फुलरीन देख लिया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के पास अगर मेरी बुक होगी तो काइंडली ओपन अ पेज नंबर 407, काइंडली ओपन पेज नंबर 407, अंग्रेजी वाली है मेरे पास, पेज नंबर 407। वहां पे देखिए आपको स्ट्रक्चर बना होगा, दैट यू कैन सी, हम कैमरे में आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये देखो 0 डायमेंशन फुलरीन है, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये बुक मैं सामने रखा आपको फिगर दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? तो हम लोगों ने 360 डिग्री और 0 डायमेंशन देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे आते हैं, सो 0 डायमेंशन या 360 डिग्री जो था वो क्या था? फुलरीन था, ठीक है। वो क्या था? फुलरीन था। अब एक काम करो, ये है वो कार्बन शीट, क्या है वो? देखो, ये कार्बन शीट है, इस कार्बन शीट है। अगर इस कार्बन शीट को मैं एक ही डायमेंशन में सारे कार्बन बॉन्डिंग को एक ही तरफ ले जाके जोड़ दूं, अगर इस कार्बन की शीट को मैं एक ही शेप में ले जाके जोड़ दूं, ऐसे, यानी सारे के सारे बॉन्डिंग को एक ही डायरेक्शन में जोड़ दूं, एक ही डायमेंशन के शेप में जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशन के शेप में जोड़ रहा हूं। जो कार्बन शीट है उसमें सारी बॉन्डिंग को एक ही डायमेंशन में ले जाके जोड़ दूं, तो एक छोटा सा कार्बन का बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब। तो मैंने वही बोला, अगर मैं इस कार्बन शीट को देखिएगा, अगर मैं इस कार्बन शीट को एक ही डायमेंशन में जाके जोड़ दूं, तो वो एक कार्बन नैनो ट्यूब बन जाता है, जिसको आप CNT कहते हैं। 1 डायमेंशन में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो CNT बन जाता है।
दैट इज कॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब। सबको समझ आ रहा है ना, कार्बन नैनोट्यूब, ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब। अच्छा, तो कार्बन नैनोट्यूब भी समझा दिया तुम लोग को, वन डायमेंशनल जुड़ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी क्लियर, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है ना। तो देखो लैब में कैसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जानते हो सीएनटी वनटी ऐसी चीज होती है, आपके घरों में जो आप लोग के घरों में ना कॉपर वायर आता है घर में, हाई टेंशन वायर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उसकी जगह ना सीएनटी को यूज कर सकते हैं। यस, अब सीएनटी तो फिर बहुत छोटा होता है, इसको बड़ा बना सकते हैं। कैसे बड़ा बना सकते हैं पता है? कुछ ना करो, तुम लोग एक काम करो, ये कार्बन 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 और जोड़ दो, और जोड़ दो, और देखो मोर कार्बन देन कार्बन देन कार्बन देन अगेन कार्बन देन कार्बन 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 और जोड़ दो, और खूब कार्बन जोड़ दो, जोड़ जोड़ दो। जब और कार्बन जोड़ दोगे तो जो कार्बन शीट होगी बहुत लंबी हो जाएगी। एकदम मेरी तरफ देखो, है ना, थोड़ा पीछे हो गया मैं कैमरे से, आवाज जा रही है ना बच्चा, क्लियर? थोड़ा पीछे हो गया मैं ताकि सब दिखा पाऊं, है ना, ठीक है। ये देखो और लंबी कार्बन शीट हो गई, होगी नहीं? ये देखो बहुत सारी लंबी कार्बन शीट हो गई ना, लंबी हो गई, बहुत बढ़िया। अब अगर इसको मैं रोल कर दूं ऐसे, तो एक ही शेप में जोड़ दो, तो ये देखो अब सबको लग रहा होगा सीएनटी और लंबा हो गया, ये देखो, ये देखो कैमरे से इतनी लंबी हो गई, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर सीएनटी लंबी करनी है, ठीक है। अब बताओ ऐसे जोड़ते हुए मैं बहुत लंबा कार्बन का वायर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गया तुम, मतलब बच्चे समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया वन डायमेंशन, ठीक है। एक मिनट, अभी ऑप्टिकल फाइबर की जगह नहीं यूज करेंगे, अभी सुनो हम, ठीक है। ट्रांजिस्टर भले भी हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक। अरे लंबा टॉपिक है टेक्नोलॉजी भाई, पूरा टेक्नोलॉजी चला जाएगा कल से भाई, सुबह से जो क्लास कल से लूंगा उसमें मजा आएगा, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स शुरू करेंगे सुबह सुबह, ठीक है। अब सुनो, अगर इसी कार्बन शीट को अगर ऐसे ही रहने दो, तो ऐसे ही रहने दो, तो ऐसे ही, मतलब इस कार्बन शीट को ना मोड़ू, कुछ ना करूं, तो ये कौन सा डायमेंशनल पिक्चर है सर? टू डायमेंशन है सर, एक्स यहाँ है, वाई एक्सिस है, ये आगे नहीं हुआ, ओके। और यही टू डायमेंशनल पिक्चर जो होता है वो ग्राफीन कहलाता है। यही टू डायमेंशनल पिक्चर जो होता है वो ग्राफीन कहलाता है, ओके। यही जो टू डायमेंशनल पिक्चर होता है वो ग्राफीन कहलाता है। अब देखो, ना तो लेबोरेटरी से फुल रिंग बना होता, ना तो शेप बदल कर सीएनटी आया होता, और ना तो उसी शेप पर जाके ग्राफीन बना होता। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशंस है। अगर फुल रिंग नहीं बना होता तो आज ग्राफीन नहीं होता, यही बात मैं आपको कह रहा हूं। अगर आज फुल रिंग नहीं होता तो आज ग्राफीन नहीं होता दोस्त, यही बात मैं आपको कह रहा हूं। तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी अंडरस्टूड मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो फुल रिंग हो गया, सीएनटी हो गया और ग्राफीन हो गया। नाउ कम नेक्स्ट। सो फुल रिंग हो गया, सीएनटी हो गया और ग्राफीन हो गया। अब सुनो, है ना, अब एक काम करो, ये कार्बन शीट है, ठीक है, ये कार्बन शीट और है, ठीक है। तो कार्बन शीट के ऊपर एक और कार्बन शीट हो गई, ठीक है। ये एक और कार्बन शीट है, बहुत बढ़िया। मेरे पास भैया ज्यादा हाथ नहीं है, समझने की कोशिश कर रहा है ना। एक और कार्बन शीट है, उसके ऊपर एक और कार्बन शीट हो गई, एक और कार्बन शीट। मैं क्या कर रहा हूँ जानते हो? अच्छा देखो मैंने क्या किया ना, एक कार्बन शीट क्या है सर? एक ग्राफीन है, समझ रहे हो? अरे बहुत सारे कार्बन शीट क्या हो गया सर? एक मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन हो गया, है कि नहीं? मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन हो गया सर, है ना। और ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन जो है, ये देखो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन है वो कैसा है? थ्री डायमेंशन हो गया। तो कैसे? एक एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया भाई, और ये जो मोटाई आ गई, एक ग्राफीन, दो ग्राफीन, तीन ग्राफीन का, ठीक है, वो हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है? मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये है ग्रेफाइट। यहाँ देखो ना, देखो फिगर दिखाते हैं, पूरा हम तैयारी सही किया है। ये देखो, देखो बच्चों कैमरे के सामने, है ना, एकदम देखो, हम कैमरा नीचे करती है, देखो इस फिगर में क्या देख रहे हो, समझो जरा, सब लोग समझना है एकदम। कैमरे देखो, कैमरा देखो। ये फोटो क्या है सर? फुल रिंग है, ठीक है। ये फोटो क्या है सर? सीएनटी है ना, वन डायमेंशन ना। ये फोटो क्या है सर? ये ना ग्राफीन है सर। ये देखो क्या है? ग्राफीन है। ये क्या है? ये क्या है सर? ये ना ग्रेफाइट है। देखो ग्रेफाइट है, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर मैं बोलूं ग्रेफाइट क्या है तो बोल सकता हूं ये जो ग्राफीन है ना, ये जो ग्राफीन है ये अलग दिख रही है, इसका मल्टीपल लेयर तुम लोगों को ग्रेफाइट में दिख रहा है, और ग्रेफाइट में से एक लेयर निकाल दो तो क्या बोलोगे? ग्राफीन है। अगर मैं ये बोलूं, समझो ना, समझ आ रहा है? अगर मैं ये बोलूं सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, सब लोग समझिएगा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है ना, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन। और मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन, समझिएगा, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। सब लोग इसको फटाफट बोलिए सर, एकदम हम समझ रहे हैं आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने अभी ग्रेफाइट समझाया था वो 3D स्ट्रक्चर था। हर कोई सहमत है ना मुझसे? जो मैंने ग्राफाइट दिखाया था वो क्या था? वो 3D स्ट्रक्चर है, दैट्स अ 3D स्ट्रक्चर। तो यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है, पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? सीएनटी सर बहुत सारे फ्लोरीन से बना या कार्बन एटम से। अजीब हालत है, अजीब हालत है। बहुत सारे फ्लोरीन से कहां बना है? उसी 60 कार्बन के शेप को मैंने बदल दिया, सीएनटी हो गया है। कमलेश ऐसा ना करो, कनिष्ठ, है ना, ऐसा ना करो यार तुम। अभी देखो बाकी सारे बच्चे समझा देंगे हम तुमको। बच्चों तुम बताओ, कनिष्ठ कह रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बहुत सारे फ्लोरीन से बना है सीएनटी, है किसी फ्लोरीन के शेप को बदल दिया है, सीएनटी बन गया है। जल्दी बोलो, सिर्फ शेप बदले तब बना है कि बहुत सारे फ्लोरीन से बना? अभी देखो, कई लोग जवाब दे रहे तुमको। देखो 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 देखो,
फिर तो सर सारे 3D हुआ ना, अजीब हालत है। फिर शुरू हो गया। हम कह रहे हैं, फिर सुनो, हम कह रहे हैं कि हमने शीट को एक डायमेंशन में जोड़ा है ना। हमको भी पता है कि किसी ट्यूब में बहुत सारे डायमेंशन हो जाएंगे एक्स वाई जेड। हम बोले कि सीट को एक डायमेंशन में जोड़कर बनाया उसी फुल रिंग को, तो सीएनटी बन जाता है। कनीस बच्चा तुम कंफर्म कर लो, क्योंकि जो तुम्हारा कंफ्यूजन है क्लास में बहुत बच्चों का आता है। तुम सही हो, एक सीएनटी में वन डायमेंशन नहीं होगा। ओवरऑल सीएनटी तक ट्यूब तो 3 डायमेंशन अपने आप ही आ जाएंगे, अंदर और ज्यादा डायमेंशन आ जाएंगे। लेकिन हमने कार्बन शीट को एक ही डायमेंशन में जोड़ा है तो फुल रिंग बनाया, सीएनटी बनाया है। हाँ जी सर, ठीक है बच्चा, ठीक है, फिर ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने कहा सबने लिख दिया। देखो कनीस, देखो सब बच्चे कितने एक्साइटेड हो गए थे ना, मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है आंसर देते हुए। मुझे कितना अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे आंसर दे रहे हैं। वाह, मतलब पढ़ाने का फायदा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यही देखो, ये कार्बन के बहुत सारी शीट हो गया, बहुत सारे शीट हो गया। एक काम करो, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, ग्राफाइट हो गया। ये मल्टीपल वाला ग्राफिन को क्या बोला, ग्राफाइट हो गया। ये मल्टीपल क्या है, सब बोलो फिगर क्या है, फिगर क्या है ये, सब लोग जल्दी बोलो क्या, 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफाइट। ठीक है, क्लास में और मजा आता है। 4-5 बच्चों बुला लेता हूँ, 2-2 पन्ना दे देता हूँ, कहता हूँ ऐसे रखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको ये देखो, इसको शेप को चेंज कर दिया सर। आप कुछ नहीं, जो ग्राफाइट था चल लेयर में ना, उसका हमने शेप चेंज कर दिया। शेप करते हुए क्या बना, ये बन गया, ये बन गया डायमंड। यही ग्राफाइट डायमंड हो गया जब हमने शेप चेंज कर दिया। और डायमंड भी कौन सा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसी डायमंड ग्राफाइट को क्या बोलते हैं, आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बचपन में पढ़े होंगे, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला ग्राफाइट और डायमंड का देखो, दोनों का वही होगा, कार्बन जो भी है, लेकिन ग्राफाइट का शेप दूसरा होता है, डायमंड का शेप दूसरा होता है। और इसी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। ग्राफाइट उतना ही सॉफ्ट होता है, जो कि पेंसिल में पाया जाता है, जो लिखने के लिए आता है, और डायमंड उतना ही नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल है। ये नेचुरल हार्डेस्ट है, ये नेचुरल क्या है, नेचुरल हार्डेस्ट है। ये नेचुरल हार्डेस्ट है, तो डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट हो गया, ग्राफाइट हो गया बहुत सॉफ्ट हो गया। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हो गया, इतना सॉफ्ट हो गया कि इसको घिस कर आप पेंसिल की नोट पर कर यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे शेप समझा दिए हैं। अब आई डोंट थिंक सो किसी को यहाँ पे शेप को लेके कोई इशू आने वाला है। बोल दो भाई, किसी को शेप को लेके तो कोई इशू अब नहीं आने वाला है यहाँ पे, नहीं। दे दो खटाखट, दे दो खटाखट। ठीक है बच्चों, सबने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अमन ने लिख दिया नो डायमेंशन, बुक है 0 डायमेंशन, नो डायमेंशन नहीं, 0 डायमेंशन बुक है ना, बुक 1 डायमेंशन 2D 3D मॉडिफिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो अमन हमको पूछ रहे, बता रहे हो, पहले तो ये बताओ तुम। ठीक है, चलिए अब हम लोग करना क्या पता है, एक ही चीज को पकड़ना है। सुनो एक बात अभी और सुनो, अब यहाँ से हम मिटाते नहीं क्योंकि कोई बच्चे जीरोक्स निकालते। ठीक है, देखो ये बताओ, फुल रिंग होता है नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है, इसका आंसर दो। फुल रिंग नेचर में मिलता है या इसको सिंथेटिकली बनाया जाता है, बताओ। फुल रिंग नेचुरली अवेलेबल या सिंथेटिक है, बता दो। ये सिंथेटिक होता है ना, ये सिंथेटिक होता है, नेचर में कहीं नहीं मिलता फुल रिंग, है ना। सीएनटी सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, कहीं नहीं नेचर में मिलता है। ग्राफीन सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, कहीं नहीं नेचर में मिलता है। ग्राफाइट नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, ग्राफाइट नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होता है। डायमंड जो होता है, डायमंड जनरली जो आपको मिलेगा नेचुरल मिलेगा। ओके, डायमंड जबकि हम सिंथेटिक बना सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक डायमंड की वैल्यू नहीं होती है जो कि नेचुरल डायमंड की होती है, और वो क्वालिटी भी नहीं आती है, इसलिए डायमंड का नेचुरल डायमंड ही रहेगा। जहां सिंथेटिक अगर बनने लगा तो डायमंड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने में लिख दिया है सिंथेटिक मतलब लैब में बनाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट को हम लैब में भी बना सकते हैं और नेचर प्रकृति में भी पाए जाते हैं, लेकिन डायमंड सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में पाया जाता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब थोड़ा टायर ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्स खत्म करना आप लोगों का। ठीक है, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, डायमंड और ग्राफीन इन दोनों में ज्यादा हार्ड कौन है? विच वन इज मोर हार्डर इन द डायमंड एंड, है ना, इसमें डायमंड और ग्राफीन दोनों में ज्यादा हार्ड कौन है? विच वन इज मोर हार्डर, डायमंड या ग्राफीन? सो डायमंड और ग्राफीन में ज्यादा हार्ड कौन है? चलिए, आप ऐसे सबका जवाब आ रहा है डायमंड, जो कि पूरी तरह से गलत है। डायमंड और ग्राफीन में सबसे ज्यादा हार्ड होता है दोस्त ग्राफीन, और सिर्फ डिफरेंस ये है कि ग्राफीन सिंथेटिक होता है। नहीं तो अगर आपसे कभी डायमंड और ग्राफीन में कंपैरिजन पूछे तो हमेशा कहिए ग्राफीन ज्यादा हार्ड होता है। प्रॉब्लम आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन किसको हम नेचुरल हार्डेस्ट बोलते हैं? तो नेचुरल हार्डेस्ट हमेशा हम लोग इसको बोलेंगे डायमंड को, क्योंकि डायमंड आर्टिफिशियल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो विच वन इज नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल? तो डायमंड। और डायमंड और ग्राफीन में विच वन इज द हार्डेस्ट वन, ज्यादा स्ट्रेंथ है तो ग्राफीन, है ना। इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा। यहाँ पे भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यही किया। अब सुनो, हम लोग एंटर मारते हैं और अंदर।
अच्छा एक बार बताओ, ये CNT ग्राफीन ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? जब फुलरीन बना। और एक बार बताओ, क्या फुलरीन आप 60 कार्बन का अपनी आंख से देख सकते हैं? कभी नहीं। उसी का शेप बदल के CNT बनाते हैं, उसी को चेंज करके आप ग्राफीन बनाते हैं। सोचिए सारा का सारा इवोल्यूशन क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी का। दिस ऑल इवोल्यूशंस आर द इवोल्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर इन मार्केट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डायमंड अवेलेबल, ऑल आर द नेचुरल, डेफिनेटली नेचुरल, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड आप जाओगे तो आपको बता देगा सिंथेटिक डायमंड है, तो उसकी पूछ नहीं होती है, तो लोग सिंथेटिक डायमंड अब छोड़ ही दिए, सिंथेटिक डायमंड के पास नहीं होती है, ठीक है। चलिएगा अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन। जो फुलरीन बनाया गया उससे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं? रमरन एलोट्रोप क्या था? असल में केमिस्ट्री में क्या होता है, 10 की किताब में पढ़ो, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर कोई कंपाउंड किसी का फार्मूला एक है, मान लो C50 C200 है, कार्बन 200 है, उसका अगर शेप बदल दिया जाए तो दोनों की प्रॉपर्टी बदल जाती है। यानी केमिकल फार्मूला दोनों का C200 है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है, इस होते हैं एलोट्रोप्स। यानी एक ही केमिकल फार्मूला बट मोर देन वन स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई देयर प्रॉपर्टी चेंज, है ना, उनका प्रॉपर्टी बदल जाता है। उनको केमिस्ट्री में एलोट्रोप्स कहा जाता है। देखो काफी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन की बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चे हमको इतने इंटेलिजेंट मिले ना, हम क्या बनाए, ये सब पेपर ना दे तब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, है ना। वो सब मतलब बिना पेपर दिए तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमको मिले हमारी किस्मत में। चलिए एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन आइए, लाइन से हम बोलते जा रहे हैं, सिर्फ पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। बुक है तो खोल लीजिएगा, नहीं तो चुपचाप कह रहे हैं चलते जाइए, ठीक है। एक तो आप लोगों को लिखा होगा, हम जो काम को बता रहे हैं, एक तो मेडिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। एक तो ग्रीन से लिखते हैं ना, रेड थोड़ा सा, मेडिकल एप्लीकेशन है एक तो मेडिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। एक तो मेडिकल एप्लीकेशन से पहला मेडिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हम तुमको एंटीऑक्सीडेंट बता दें, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा जो है वो साइटोप्रोटेक्टर होता है ना, साइटोप्रोटेक्टर होते हैं, दीज आर साइटोप्रोटेक्टर्स। अगला देखिए, अगला ये कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं। ये जो होते हैं प्रिवेंट सेल टॉक्सिसिटी, है ना, सेल टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, प्रिवेंट सेल टॉक्सिसिटी, है ना। एंटीवायरल एजेंट की तरह होते हैं, देख लो सारा ही मैं लिख देता है ना, ये एंटीवायरल एजेंट की तरह यूज करते हैं। सब एक लाइन में बोलूंगा, आपको सब क्लियर, जैसे नहीं एआई रोबोटिक्स में बोला एंटीवायरल होते हैं ना। इनका यूज ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है, ड्रग डिलीवरी में, ड्रग माने मेडिसिन, ड्रग डिलीवरी में हो सकता है, ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी में हो सकता है। तो ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी में, है ना, ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी में हो सकता है। तो ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी में हो सकता है, ठीक है। साइटोप्रोटेक्शन हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं, ठीक है। और सोलर सेल में भी यूज कर सकते हैं। सोलर सेल मतलब समझते हैं ना, फोटोवोल्टाइक्स, है ना, सोलर सेल में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो भी यूज कर सकते हैं, क्या नाम है इसको हाइड्रोजन गैस स्टोरेज में यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है सब तुमको बता दूंगा। हाइड्रोजन गैस स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन गैस स्टोरेज के लिए। इसके अलावा इसको एज अ हार्डनिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, एज अ हार्डनिंग एजेंट। इसमें कुछ ऐसे फीचर है जो आपको CNT और ग्राफीन में मिलेंगे, ठीक है। आपको CNT और ग्राफीन में कुछ ऐसे फीचर है जो CNT और ग्राफीन में मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। तो ये आपको मैंने कुछ फीचर्स लिखा, मैं सबके बारे में एक लाइन में बोलता जाता हूँ, सुनते जाना, ठीक है। होता क्या है, ये जो मेडिकल एप्लीकेशंस है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब एक ही बात समझ लो। आप एक काम करो, आपको पता है कैंसर के केस में क्या होता है? जब ट्रीटमेंट करते हैं, जब कैंसर के केस में ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोस वगैरह देते हैं, तो कीमो वगैरह जो होते हैं सिर्फ बॉडी के कैंसर सेल को नहीं मारते हैं। ये जो होते हैं कीमोथेरेपीज में, ये नॉर्मल सेल को भी मारते हैं। और नॉर्मल सेल से तो हम लोग जिंदा हैं, नॉर्मल सेल मर गए तो बताओ हम लोग की एनर्जी और कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम कीमो देके व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर कीमोथेरेपी में बंदा जो होता है और कमजोर हो जाता है, जो किसी नॉर्मल सेल्स में मर जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब सुनिएगा मेडिकल एप्लीकेशंस में क्या है, ठीक है, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशंस में ये है, समझिएगा, मेडिकल एप्लीकेशन में क्या है समझिएगा। ऐसा होता है कि मेडिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, ऐसा होता है कि आप किसी मेडिसिन को उसकी पैकेजिंग कर दीजिए फुलरीन के अंदर और बॉडी के अंदर डाल दीजिए। फुलरीन के अंदर पैकेजिंग करके किसी मेडिसिन को अगर बॉडी में डालिए, तो इसको हम इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं कि किसी टारगेट सेल को जाके वो हिट करे। क्योंकि जो कैंसरस सेल होता है ना, उनके सरफेस पे कुछ सिग्नल प्रोटीन्स होते हैं, उनको जाके आइडेंटिफाई करेगा और उनको वहां पे मार देगा, ऐसे समझो। तो हम मेडिकल एप्लीकेशन में फुलरीन को यूज कर सकते हैं, मेडिसिन को, ड्रग को एक प्रॉपर जगह पर जाकर उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट है जो आपको फुलरीन से मिलती है। मेडिकल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? देखो ऐसा है, हम लोग की बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं भाई।
ये सब हम लोगों की बॉडी में कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं, पिज्जा से, बर्गर से, कुछ भी समझ लीजिए, केमिकल से, कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी में रुकने नहीं देते हैं, उसको यूरिन के रास्ते पास करके बाहर निकाल देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग का जो डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है, इससे फायदा ये होता है कि हम लोगों का जो बॉडी है उससे फ्री रेडिकल लगातार बाहर होते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन होने से हम लोग की बॉडी में जहर नहीं होता है, लगातार यूरिन से बाहर निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये क्वेश्चन 2011 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। 2011 के प्रीलिम्स में जब एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया था तो उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्रूट और वेजिटेबल से जोड़ा था। उन्होंने कहा था व्हाई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिकमेंडेड इन द डाइट इवन सिंस दे आर द गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज द लॉन्गेविटी। यही उनकी लाइन थी। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, और हमारी लाइफ को बढ़ाते हैं। इसीलिए फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन करने से एक तो आपका वेट कंट्रोल रहता है और दूसरा आपकी लाइफ भी बढ़ती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर से बुढ़ापा देर में लाने देते हैं, यानी एक तरह से एंटी एजिंग की तरह भी काम करते हैं। याद रखिएगा, ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करते हैं। दे आर वर्किंग एज एंटी एजिंग, यानी एज को कम करने का काम। ओके, तो वो एंटी एजिंग यानी एज को कम करने का काम भी करते हैं। 8 बजे से क्लास है, आप जाके अनअकैडमी का अलर्ट आ रहा है, अभी क्लास शुरू होने वाली है। ऐसे ही होता है कभी कभी। चलिए, ओके, फालतू बातें देवाशीष, ठीक है, क्लास है यार, क्लास का एक डेकोरम बना के रखो आप लोग, ठीक है। एंटी एजिंग हो गई, ठीक है, इधर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से एंटीऑक्सीडेंट्स समझ आ गया, और आप लोगों को ना एक टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा एंटी एजिंग, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, याद आएगा। ये जो 3 पार्ट्स है ना, साइटोप्रोटेक्टर, कॉस्मेटिक्स एंड प्रिवेंट सेल टॉक्सिसिटी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फुल्लीन को हम कॉस्मेटिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, फुल्लीन्स के हम लोग कॉस्मेटिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो साइटोप्रोटेक्टर्स, कॉस्मेटिक्स एंड प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, ये तीनों हो सकता है। कौन? ये तीनों हो सकता है, कौन? फुल्लीन्स। तो फुल्लीन को हम लोग साइटोप्रोटेक्टर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स की तरह भी, और प्रिवेंट। असल में होता क्या, आप एक काम करो, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें आप फुल्लीन की मिक्सिंग कर दीजिए, उसमें आप मिक्सिंग कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि हम तुमको बुक ही पढ़ाएं क्या विशाल, हम जो पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हम जो सरारे नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, हम ये कह रहे हैं कि जो आप एक काम करो, कोई कॉस्मेटिक्स है, उस कॉस्मेटिक्स में आप फुल्लीन को मिला दीजिए। तो जब कॉस्मेटिक्स को आप फुल्लीन में मिला दीजिएगा, मतलब कॉस्मेटिक्स से फुल्लीन को मिला दीजिएगा, ठीक है। सुनते रहिए, किताब मत खोला करो यार, बंद कर दो। मैं ही हूं जो किताब लिखा, बंद कर दो उसको, ठीक है, बंद कर देता हूं, बंद कर दो। मेरे को ना सुना मतलब फ्रेश माइंड से सुना, जब हम कहें किताब खोलो तब खोला करो, ठीक है, बहुत मजा आएगा। मुझे जब एकदम फ्रेश माइंड से सुनोगे बहुत मजा आएगा। किताब देख देख के हमको पढ़ोगे सुनोगे मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। एकदम फ्रेश माइंड से तुम रहोगे, तुम्हारा आधी दिमाग तो किताब की तरफ रहेगा ना, आधा दिमाग तुम्हारी किताब की तरफ रहेगा। मत देखो बच्चा, मत देखो, हम सही बता रहे हैं, ओके, ठीक है, मत देखो अभी किताब, एकदम फ्रेश माइंड सुनो। अब एक बात, अगर कॉस्मेटिक्स में हम फुल्लीन को मिला देते हैं तो जानते हो एकदम जैसे सनस्क्रीन लोशन काम करता है ना, वैसे ही काम करता है, यानी साइटोप्रोटेक्टर्स है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कॉस्मेटिक्स भी हो गया, और सेल की टॉक्सिसिटी से बचाता है। मान लो कोई अल्ट्रावायलेट लाइट है, ठीक है बच्चा विशाल, ओके, मान लो अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट आपकी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता, ये इसका फायदा है प्रिवेंट सेल टॉक्सिसिटी से, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कोई स्किन कैंसर में इस तरह की, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एंटीवायरल एजेंट मैं आपको बताता हूं, सुनना। आप सब HIV के बारे में जानते हैं और एड्स के बारे में भी जानते हैं। HIV जो होता है बच्चा, वो अर्ली फेज ऑफ एड्स कहलाता है। इसे बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है, कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं भी होते जब मैं बाद में क्लास में बोलता हूं, पर आप मेरी बात को मानिए जैसा हम कह रहे हैं, ठीक है। HIV इज द अर्ली फेज ऑफ एड्स। HIV क्या है? एड्स का अर्ली फेज है, तो इट्स अ अर्ली फेज ऑफ एड्स, यानी एड्स शुरुआत में HIV है। और HIV का जो एडवांस फेज है, HIV का एडवांस फेज है वो क्या है? एड्स है। और एड्स का अर्ली फेज क्या है? वो HIV है, समझ लो। अब देखो, जब कोई बंदा HIV से परेशान हो जाता है, HIV हो जाती है, तो वो धीरे धीरे आगे चलकर वो एड्स में तब्दील होता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो अपने नेचर बदलता है, टाइम लेता है। वही वायरस जो अपने नेचर बदलकर HIV को एड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा अगर फुल्लीन टाइप की चीजें हम यूज करें। तो व्हाट फुल्लीन इज डूइंग गाइस, फुल्लीन कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इट। जैसे HIV विल टेक टाइम टू बिकम एज एड्स, HIV विल टेक टाइम टू बिकम एज एड्स। तो HIV को एड्स बनने में काफी टाइम लगेगा और ये काफी लंबा प्रोसेस चल जाएगा, अब बंदे की लाइफ बच जाएगी, काफी लंबी चल जाएगा, ठीक है। तो स्लो ऑनसेट ऑफ HIV, मतलब वायरस जो होगा उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देगा, ठीक है। ये बताइए, बात समझ में आ गई ना? एंटीवायरल एजेंट का मतलब होता है वो वायरस जो HIV को एड्स पे कन्वर्ट करता है, धीरे धीरे म्यूटेट होकर उस प्रोसेस को स्लो कर दिया जाएगा। तो जो भी एड्स जिसको हो रहा है, उस बंदे की उम्र अगर मान लो 6 साल है, 8 साल है, तो लंबा चल जाएगा, 12, 14 साल, 15 साल चल जाएगा।
अब कैसे स्लो कर देता, भैया रिसर्च है, मान लो हम थोड़ी नहीं सारा एक्सपेरिमेंट किए, तुम लोग तो ऐसा करवाते हो ना हमको, हम चले जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने, क्या कर रहा है, कौन सा सिग्नल कर रहा है, अरे मान लो, ठीक है। रिसर्च ओनली हिमांशु, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, जो भी अंशिका ने बोला उसी को मैं डायरेक्टली बोल रहा था, रिसर्च लेवल। ओके, ड्रग डिलीवरी मैंने आपको समझा दिया, जीन डिलीवरी थोड़ा समझा था। असल में क्या है जीन डिलीवरी में, क्या है आपको पता है, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सुनो इधर देखो, यहाँ पे भी काफी बच्चों का नहीं पता होता है, नैनो टेक्नोलॉजी के कई ब्रांचेस होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ा जाता है। सो वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट ब्रांचेस। पता है कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, देखो, एक जिसको हम कहते हैं नैनो सिस्टम, एक जिसको हम कहते हैं नैनो सिस्टम, दूसरा जिसको कहते हैं नैनो मटेरियल, क्या बोलते हैं, नैनो मटेरियल, और तीसरा जिसको हम कहते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा जिसको हम कहते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। तीन चीजें हो गई, तो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी, एक हो गया नैनो सिस्टम, दूसरा हो गया नैनो मटेरियल, और तीसरा हो गया नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको दी नैनो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, ये हो गया तीन नैनो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस। अब सुना होता क्या है, नैनो सिस्टम के अंदर पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी आती है, यस। तो सर इसका तो बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है, कह सकते हो, नैनो सिस्टम के अंदर आता है, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, आप पूरी तरह गलत हो, सही हो, ठीक है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, ट्रांजिस्टर, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर एक चीजें जो होती है। नैनो मटेरियल में क्या है, सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये बताओ, ये चीज समझ में आ रही जो मैं आपको कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? लेकिन सर बायोटेक्नोलॉजी को तो हम एक अलग सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज्यादा है, एक अलग ही ब्रांच बना दिया। नहीं तो आप अगर देखो तो बायोटेक्नोलॉजी को हम नैनो सिस्टम के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं। आप अभी इधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज को समझिए, बेसिक हमारे हाई फाई आप लोग पीछे पढ़ते हैं ना, वही हम आपको समझाना चाहते हैं, हम आपका बेसिक क्लियर कर देते हैं, हाई फाई उतने आप ही हो जाएगा। ओके, हाई फाई कुछ नहीं होता यूपीएससी, सिर्फ बेसिक होता है। लोग आपको डराते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना अपना बिजनेस बनाते हैं। यूपीएससी बहुत आसान है, पेपर बेसिक लेवल पे आता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस टेक में करंट पढ़ लो काम हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लो और करंट पढ़ लो, ठीक है भाई, ठीक है, चलो। एग्जैक्टली, डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस, और ना बनाया जाए तो रामदेव बाबा का प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बिके, आप समझ इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा, चलेगा। हमको किसी से शिकायत नहीं, हमको सिर्फ आप लोगों से शिकायत है, ठीक है, वो तो सब करेंगे, मेरा भी तो क्या रोजी रोटी, मैं भी तो कर सकता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो, अच्छा, ये आई एम वेरी श्योर फुल रिंग, ओके। अब यहाँ पे किसी को, अच्छा हाँ, ये सोलर सेल क्या होता है, देखो सोलर सेल आप सब जानते हैं, पीवी, पीवी पता है, फोटोवोल्टाइक्स, अरे जो सनलाइट यूज करता है, देन इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, बैटरी चार्ज करता है, उसमें भी सिलिका की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फुल रिंग। और सुनो, सिर्फ फुल रिंग ही नहीं, हम सीएनटी भी यूज कर सकते हैं और ग्राफीन भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, हार्डनिंग गैस, हार्डनिंग क्या है, हाइड्रोजन गैस स्टोरेज। असल में क्या होता है, ठीक है, असल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस स्टोरेज होता है। हाइड्रोजन को जब आप कहीं स्टोर करना चाहते हैं, अक्सर उसके लीकेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बोला गया कि फ्लोरीन की एक शीट बनाकर, है ना, मान लो कोई कंटेनर, मान लो ये कंटेनर, मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर में नीचे फ्लोरीन की एक शीट बना दो और उसके अंदर ले जाके आप हाइड्रोजन गैस को रख दो। अब फ्लोरीन की शीट की वजह से लीकेज नहीं होगा, कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज में लीकेज नहीं होगा, ये एक फायदा है। हार्डनिंग एजेंट क्या है, असल में क्या है, फ्लोरीन काफी मजबूत होते हैं, तो किसी भी चीज को अगर स्ट्रेंथ देना है तो उसमें आप उस चीज को मिला सकते हैं, फ्लोरीन को, ठीक है, उसमें दे सकते हैं, ठीक है, उसमें दे सकते हैं। जीन डिलीवरी मैंने अलग से ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रग डिलीवरी पढ़ा था, जीन डिलीवरी मैं इसमें अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। जीन डिलीवरी से वैसे जानिए बायोटेक में हो जाएगा, ठीक है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जब मैं बायोटेक में पहुंचूंगा 3-4 दिन में, ठीक है, आपको बता दूंगा। ओके, हार्डनिंग एजेंट समझ में आया? कोई चीज, जैसे मान लो कोई चीज आप बनाना चाह रहे हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो उसमें फ्लोरीन अगर भी मिला देंगे तो चीज काफी मजबूत हो जाएगी, इसको बोलते हैं हार्डनिंग एजेंट, टू मेक इट हार्ड। ये बताओ हार्डनिंग एजेंट समझ में आया कि नहीं? जैसे जनरली स्पेस शटल वटल में इस तरह की चीजों की यूज होती है, कोई ऐसी चीज है जो हल्की है ना, और उसकी जरूरत है लेकिन मजबूती चाहिए, उसको हार्डिंग बनानी है, तो उसे फ्लोरीन बना दीजिए, वो हार्डिंग हो जाएगी। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ने दो भाई, ठीक है। अब हम आते हैं सीएनटी की तरफ। नाउ विल कम टुवर्ड्स द सीएनटी। सीएनटी मतलब कार्बन नैनो ट्यूब। ये एक जापान का साइंटिस्ट है, उसी ने इसको बनाया था, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब जापान का एक साइंटिस्ट है, उसने बनाया था। तो वन ऑफ द जापानीज साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड इट, है ना, जापान का साइंटिस्ट था, ओके। लैपटॉप लगाना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ लाइट कम है, हम क्या कह रहे थे, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। हम बोले थे कार्बन नैनो ट्यूब,
कार्बन ट्यूब के बारे में बताऊं, एक जापान का साइंटिस्ट है, उसका नाम है सुमियो इजिमा। क्या नाम है? सुमियो इजिमा। IIJIMA, सुमियो इजिमा। उसका नाम है सुमियो इजिमा, है ना। ये सुमियो इजिमा ने ही CNT बनाई है, कुछ नहीं, फुल्डीन बना है तभी CNT आया है। एवरीवन, आपको बोलना ही है सर, ठीक है, ठीक है। फुल्डीन बना है तो CNT है, सुमियो इजिमा, ठीक है, चलेगा। देखो ऐसा है कि मैं आपको बोलूं तो ये 1 एटम थिक लेयर होता है, 1 एटम थिक कार्बन का लेयर होता है। ये 1 एटम थिक कार्बन लेयर होता है। ये 1 एटम थिक कार्बन लेयर होता है, ठीक है। ये 1 एटम लेयर कार्बन का होता है, और सबको पता है 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम कार्बन शीट को जोड़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम सीधे इसके बारे में बात करें, देखो ये बहुत ही लाइट होता है, लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है, बट हैव गुड स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत मजबूत होता है, ठीक है, बट बहुत मजबूत होता है। इतना शुद्ध हिंदी बोलने लगे हैं, उससे ज्यादा हिंदी का मतलब यह है कि हम हिंदी में लिखने भी लगे, ठीक है। बट हैव गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। लाइट इन वेट होता है और अच्छी खासी मजबूती होती है इसमें, CNT की सबसे बड़ी खासियत। देखो दूसरी चीज बताऊं, इट कैन पेनिट्रेट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी CNT यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है, 2021 में या 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। 21 में पूछा गया है, नहीं 21 में पूछा गया प्री में। इट कैन पेनिट्रेट, है ना, इट कैन पेनिट्रेट का मतलब घुसना, ठीक है। इट कैन पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है, हाँ होता है सर, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पेनिट्रेट करके सेल के अंदर घुस सकता है, और इसीलिए जानते हो सेल के अंदर घुसकर कैंसरस सेल को मारने का काम करता है, क्या? किल कैंसरस सेल, है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। इसको करके यही क्वेश्चन पूछा भी था, किल कैंसरस सेल, मारता भी है, किल कैंसरस सेल। तो सर कैंसर थेरेपी में भी इसका यूज कर सकते हैं, एकदम सही है, कैंसरस सेल को मारने का काम करता है किल कैंसरस सेल, ये चीज हो गई, ओके। एंड किल कैंसरस सेल, ये भी चीज हो गई। पता है जो बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका नाम हम जानने की जरूरत नहीं है, जैसे बाइस्किल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक ये, जैसे बोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो नावा बनाती हैं बोट, ये लोग भी CNT का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इसलिए यूज करती हैं, ठीक है, इसलिए भी यूज करती हैं क्योंकि इससे फायदा यह है कि आपका बाइसिकल और बोट हल्का होगा और बहुत मजबूत होगा। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हल्की चीजें हैं, ठीक है। इसका यूज ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है, किया जा सकता है। अभी हम बताते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका उपयोग ट्रांजिस्टर में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी समय के पहले, क्या बोला था? सोलर सेल में भी इसका यूज होता है, और प्लस सोलर सेल ही नहीं, मैं एक बात तो बता दूं, इसका यूज फैब्रिक में भी होता है, कपड़ों में भी। फैब्रिक में जो व्रिंकल फ्री होता है, यानी चुन्नट नहीं आता है, व्रिंकल फ्री, कपड़ों वगैरह में चुन्नटें नहीं पड़ती हैं, कह लो तो प्रेस करने की चुन्नट नहीं होती है। नहीं दानिश, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फैब्रिक रिंकल फ्री होगा, डस्ट फ्री तो नहीं मिला मुझे, ओके, डस्ट फ्री तो मुझे कहीं नहीं मिला, इससे मैं चीज नहीं बोल सकता हूं। एवरीबॉडी क्लियर? रिंकल फ्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर रिंकल फ्री, ठीक है, चलेगा। मुझे एक चीज यहाँ आपको थोड़ा सा बताना है ट्रांजिस्टर के बारे में। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बोला, जरा इधर आओ, मान लो इसमें से कोई भी चीज है, इधर देखो, हम यहाँ पे, अच्छा बताओ, ये फुलरीन हो, CNT हो, ग्राफीन हो, ये सब क्या है? कार्बन मेड है, पूरी तरह से कार्बन के बने, यानी ऑर्गेनिक है, यानी दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कहीं हो तो वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सबका आंसर यस आना चाहिए, ठीक है सर, ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं। इसका मतलब आप पूरी तरह से सही समझ रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। बैक्टीरिया वगैरह इसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, आप पूरी तरह से सही समझ रहे हैं। ओके रिवन, बैक्टीरिया वगैरह इसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, आप पूरी तरह से सही समझ रहे हैं। ओके, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज, ये रिसाइक्लिक है यानी डिकम्पोजेबल है, याद रखिएगा। उन्होंने CNT में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, जितने ऑर्गेनिक होते हैं सब में ये चीज होती है, जितने ऑर्गेनिक होते हैं सब में ये चीज होती है।
जितने ऑर्गेनिक होते हैं सब में ये चीज होती है, ठीक है, चलेगा। तो मैंने आपको ये चीज भी यहाँ बता दी CNT के बारे में। एक चीज है जो मैंने बोला था, अभी फिर बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, और ट्रांजिस्टर बोलना बहुत जरूरी है। जैसे सोलर सेल आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर बोलना पड़ेगा। सोलर सेल फोटोवोल्टाइक आपने कहाँ देखा था? सर हमने पीछे फुलरीन में भी देखा था, यहाँ CNT में देखा, सुनो आगे ग्राफीन में भी देखोगे। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिलिका को इनमें से किसी से भी हटा सकते हैं? बिल्कुल। और तीनों से इनकी एफिशिएंसी बेटर होगी? बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, तीनों में इनकी एफिशिएंसी बेटर होगी, यू रिमेंबर। ओके, तीनों में। तो हाँ ठीक है शमा, एज यू आर राइट, इको फ्रेंडली है, एग्रीड एग्रीड, इको फ्रेंडली है, ठीक है बच्चा। चलो थोड़ा सा ट्रांजिस्टर बताते हैं। इतनी थकान क्यों हो रही है आज? क्लास बहुत है, लेकिन चलो ठीक है, सबसे लास्ट में तुम लोग मिलते हो जब मैं पूरा थक हार के पूरी एनर्जी एकदम खत्म कर चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नहीं सोएंगे नहीं, अपना सिलेबस खत्म करना है। हाँ, कितने बच्चे हैं आज जो हमको सुन रहे हैं? कैसे पता चलेगा? तुम लोग एक एक ईमानदारी से थम दे सकते हो, एक एक ईमानदारी से थम दो। हम एक मिनट आ रहे हैं, एक थम दो, एक एक बच्चा एक ही थम देना प्लीज, कुछ काम है, ठीक है। देखो CNT पे ना एक क्वेश्चन है, मैं बताऊं, इसको सेंसर वेंसर की तरह भी यूज कर सकते हो। अभी अविनाश ने क्वेश्चन शेयर किया, मैं जरा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा होगा। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विथ रेफरेंस टू, है ना, with reference to carbon nanotubes, question देखना, with reference to carbon nanotubes, consider the following statement. They can be used as a carrier of drugs and antigen in the human body. वो तो ठीक है, चलो कैंसर वैंसर ट्रीटमेंट में आराम से ड्रग रख ले जाओगे। They can be made into artificial blood capillaries. देखो ऐसा है कि artificial blood capillaries for an injured part of the human body बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? देखो यहाँ तुमको पता है हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी कार्बनिक होता है, लेकिन कुछ आंसर लास्ट में कुछ और बोलने वाले हैं। They can use a biochemical sensor, बना सकते हैं, बॉडी में किसी जगह को सेंस करके टारगेट करने के लिए बना सकते हैं, टारगेटेड के लिए। बायोडिग्रेडेबल हम तुमको बता ही देगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, जब ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, तो हम बोले थे यहाँ पर चारों सही होगा, पर अभी जो यूपीएससी का आंसर आया उन्होंने बोला है दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। जो इवन आंसर डिस्कशन मैंने किया है 10 साल के पेपर में अनअकैडमी पर, उससे मैंने चारों ही सही बोला है, लेकिन जो यूपीएससी का आंसर है उन्होंने 1 3 4 और सही किया है, ठीक है, चलेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभार हो जाते हैं जिसका आंसर हमको यूपीएससी के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्यों उन्होंने ये चीज किया है, क्योंकि इससे हम आर्टिफिशियल ब्लड भी बना सकते हैं और कैपिलरीज भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन हमको ये लगता है, आपको बताऊं, ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी बोला है, ठीक है, एंड इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एंड इंजर्ड पार्ट, अगर ये सारा पार्ट लिख देते हैं ऑल इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बनाते तो गलत हो जाता। कुछ इंजर्ड पार्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी आर्टिकल है, आप जाइए आपको मिल जाएगा, लेकिन यूपीएससी ने आंसर है 1 3 और 4 दिया, ठीक है अविनाश, जो आपने बोला है। तो इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे डाउट थे जो मैंने आपको समझा दिया है। सो विद दिस क्वेश्चन देयर वर मेनी डाउट्स, मेनी डाउट्स मैंने आपको समझा दिया है इस क्वेश्चन के साथ था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पे ये 3 आंसर सही हैं, 1 3 और 4, और मेरे हिसाब से मैंने आपको 1 2 3 4 बोले थे। हाँ ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ये मैं मानता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन आप फिर भी देखो, अगर आप कोशिश करो तो ड्रग वाला तो आप जान ही रहे थे, बायोडिग्रेडेबल वाला जान ही रहे थे,
सेंसर्स वाला भी आप जान ही रहे थे, जब कैंसर में करेगा तो क्या करेगा, कैंसर सेल को जाके सेंस करके तभी तो उसको मारेगा, टारगेटिंग आपको बता ही दिया था, वो सारी चीजें भी कार्बोनेट से। ये वाले में थोड़ा आप डाउट थे। तब यार एक हर क्वेश्चन तो आप ऐसा मत सोचो कि 100% आपका बन ही जाएगा, ठीक है, फिर भी आप 15 में से मेरे में से 10 प्लस तो बना ही रहे हैं ना, ठीक है, वो ठीक है कि आप कोशिश अभी अभी नहीं है तो पूरा कीजिए, ठीक है। ठीक है, आप होते तो क्या कर देते, तो देखिए क्या हुआ है, गलत हो गया। ग्रेफाइट भी ऑर्गेनिक है, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, ग्रेफाइट आल्सो ऑर्गेनिक, उसमें क्या सोचना है, ग्रेफाइट भी ऑर्गेनिक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब हम आते हैं दोस्त, दैट इज कॉल्ड ग्राफीन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ग्राफीन। पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफीन की प्रॉपर्टी के बारे में। ग्राफीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओह शिट, ट्रांजिस्टर नहीं मिला, सॉरी। असल में मेरे ख्याल से अगले वाले में ट्रांजिस्टर हेडिंग में नहीं, यही था। ओ यहाँ था ट्रांजिस्टर, पहले यही ट्रांजिस्टर, डोंट वरी। देखो ऐसा होता है कि हम लोग ना प्रोसेसर खरीदते हैं, ठीक है, प्रोसेसर्स खरीदते हैं, हाँ प्रोसेसर्स खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा टाइमिंग जो है हम यही बोल रहे हैं कि कल 6 से 8 और शाम को 8 से 10, सुबह और शाम, और लगातार 5 to 6 डेज, ओके 5 to 6 डेज, तो मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। 5 to 7 में हिमांशु मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रात को 10 बजे मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, जरा समझो, ठीक है, थोड़ा मुझे भी 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है, तो कम से कम मुझे 12-1 बजे तक सोऊंगा, तो 6 बजे तो मुझे उठने दो, सिर्फ टूथब्रश करूंगा और नहाऊंगा भी नहीं, सीधा ग्रीन टी पीऊंगा और बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कल से मैं शेड्यूल कर दूं, सारे बच्चे खट दे दीजिए, ताकि मेरा 6 दिन में सिलेबस खत्म हो जाए। आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग पहले बहुत जोश में थे, अब मैं जोश में हूँ और किस्मत से मुझे टाइम मिला है, ठीक है। डबल क्लास इन सिंगल डे। बाकी लोग अगर दिक्कत होती है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, हाँ ठीक है हिमांशु, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग कर लेना। 7 से 9 नहीं हो पाएगा तन्वी, 7 से 9 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 बजे से मेरी क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, जहां मैं जाके लेता हूँ, जहां हैदराबाद में हूँ। एक पोल देख लेते हैं, ठीक है। Ram Narayan, I will complain to Unacademy regarding this. They told that class will take from 8 PM only. तो कर दो ना कंप्लेन, अच्छा तो है राम नारायण, न रहेगी बाज न बसेगी बांसुरी, ठीक है चलेगा। मैं एक तो सुबह फ्री हूँ और एक तो शाम को फ्री हूँ, मेरा यही 2 टाइम फ्री है। आपको सही लगे तो बता देना, नहीं तो 8 से 10 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। इतना मॉर्निंग में कौन लेता है। 5 दिन की बात बोला तो 5 दिन के लिए भी इनकी हालत खराब हो गई। छोड़ो तुम लोग उसी लायक हो, तुम 8 से 10 रहो, पढ़े रहो, ठीक है। हम तो सोचे थोड़ा जल्दी खत्म है, नॉमिनेशन शुरू करें, पढ़े रहो तुम लोग। स्पेशल क्लास में बायोलॉजी बची, थोड़ा भी पढ़ाते, पढ़े रहो तुम लोग, हमको क्या है। 5 दिन ये शख्स सुबह नहीं उठ सकते हैं IAS बनने के लिए, है कि नहीं। कोई बात नहीं, आराम से सोने दीजिए, रात को व्हाट्सएप भी होगा, बहुत काम होता है कि नहीं, चलेगा। पढ़ाई के लिए 5 दिन पहले नहीं उठेंगे, चलिए। अब ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, उठ जाएगा, अपनी जिंदगी बनाने के 5 दिन उठेंगे। कोई हमको पोल नहीं कराना है, आप लोग इसी में रहिए 8 से 10 में, चलिए। फालतू में हम भी पागल हैं, बढ़िया 1 घंटा और सो लेंगे, क्यों मरेगा, रात में 1 घंटा और पढ़ लेंगे, चलिए कोई नहीं, 8 से 10 बैठिए आप लोग उसी लाइक है। ट्रांजिस्टर आइए, ठीक है, सुनेगा। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर बताते हैं। असल में क्या होता है, हम लोग प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है। नहीं, अब राम नारायण बोलेगा तभी हम सुनेंगे, हम अब किसी और की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। टीचर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को चलना चाहिए, नहीं, क्योंकि सही बात है, ये बात हमको बहुत सही लगा डॉक्टर। टीचर 1 होता है, स्टूडेंट 100 होते हैं। टीचर के हिसाब से 100 स्टूडेंट को चलना आसान है, लेकिन 100 स्टूडेंट के हिसाब से टीचर को चलना आसान नहीं है। आपको पता है, हम आपको खुद बता देते हैं, कई बच्चे जिनको 8 से 10 PM में भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे आर रेडी टू मैनेज इट, कुछ दिन और, ठीक है। तो पॉजिटिव पीपल, ठीक है, पॉजिटिव पीपल, चलिएगा। हमको पता है 8 से 10 में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे आर रेडी टू लिसन माय क्लासेस, तो वो चीज है, ठीक है, चलेगा। हमको पता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे आर रेडी। तो प्रॉब्लम तो बच्चा हर किसी को होगा, हर टाइम में होगा, किसी का ये क्लास हो रहा होगा, किसी का दूसरा क्लास हो रहा होगा, ठीक है। छोड़िए, है ना, 8 से 10 आइए, आराम से हम लोग महीने तक खत्म करेंगे। ट्रांजिस्टर अब हम कुछ नहीं सुनने वाले, चलिए, है ना, ठीक है। नहीं, आराम से उठिए, आराम से 10 बजे उठिए, उसके बाद बात करेंगे।
प्रोसेसर देखो, हम लोग जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कैसे होता है हम तुम लोग को बताते हैं। हम तुम लोग को एक बात बताएं, चलो, पर ये मत सोचना कि सर आप महान हैं, बहुत बड़ा महान आदमी है, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। आज वैसे भी नैनो ज्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, ताकि कल नए फिर से पार्टी हो जाते हैं, टाइम ज्यादा रह गया तो बताएंगे, ठीक है। सुनो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि हमको एक काम दिया गया, क्या दिया गया, इन्वायरमेंट की किताब लिखनी थी। समझो, जब मेरी इन्वायरमेंट की पहले एडिशन की किताब आ रही थी, फर्स्ट एडिशन की किताब आ रही थी, सुनो, इन्वायरमेंट की पहले एडिशन की किताब हम लोगों को काफी काम हो चुका था। सुनो, हम तुमको कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ बचा था 2 महीने। मैकग्रा हिल से जब पहले एडिशन छप रही थी, समझिएगा, ठीक है, मैं एक तो मैं था और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ 2 बच्चे मिलकर हम लोग काम, और एक हमारे साथ एक टाइपिस्ट था, यानी हम लोग, मैं और 3 बच्चे ये थे। सुनिएगा, हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, लाइफ का एक फलसफा समझिएगा। आपको पता है ना मैं किसका स्टूडेंट हूँ? वो आदमी ना कभी दिन देखता था ना रात देखता था, सिर्फ काम देखता था। उनका नाम था कलाम सर, ठीक है, इधर आइएगा, ठीक है। उसको ना दिन दिखा ना रात दिखा, उसको सिर्फ क्या दिखा, काम। जितनी जिंदगी है हमको काम करना है, फालतू नहीं बैठना है, ठीक है। सुनिएगा, तो हम लोगों के पास टाइम कम था, काम बहुत ज्यादा था, एडिटिंग थी, काम करना, तो कैसे किया जाए। तो मैं अपने फादर से मिला, ठीक है, मेरे पिताजी से मैंने पूछा कैसे किया जाए। तो पापा ने मुझे एक राय दिया, जानते हो क्या दिया? बेटा देखो, 2 महीने है और हम लोग के पास, सबके पास होते हैं 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे। 24 घंटे में मेरा सारा हेक्टिक शेड्यूल में बहुत क्लास लेता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं। 10 घंटे में ऑलरेडी 8 से 10 फिजिकल क्लासेस लेता हूँ, आप लोग का तो उसके बाद वाला क्लास है, ठीक है। 10-12 वो छोड़ दिया आपका, 8 घंटे मिनिमम मैं एवरेज क्लास पूरे साल भर लेता हूँ। आपको पता मेरी क्लासेस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप कभी पूछना किसी से तो आपको शायद बच्चों को पता भी होगा। एक पर पे खड़ा रहता हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ उसी एनर्जी के साथ, ठीक है। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज आपको भी अगर करने की अगर मिले ना तो कर लीजिएगा। टाइम कैसे निकलना है बताता हूँ। तो मैं क्या करता था, 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे सोता था। तो अब हमको ये दिखा कि हमारे पास अगर हम कैसे क्या करें, टाइम हमारे पास हो नहीं रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 6-7 घंटे कम कर दिया, इसको बचा लिया। 6-7 घंटे हमने कम कर लिया। कैसे? अब मैं क्या करता था, एक दिन जब पूरा हो जाता था, एक और दिन जब पूरा हो जाता था, तो 2 दिन के बाद मैं 6 से 7 घंटे सोता था। यानी मैं 48 घंटे के बाद 6 से 7 घंटे सोता था। और याद रखिएगा, 8-8 घंटे दिन भर काम करता था, दूसरे घंटे भी 8 घंटे काम करता, रात को आके रात भर काम करता था। और लेकिन मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते थे, चाय कॉफी मुझे रात में दिया करते थे, रात भर हल्का फुल्का आवाज होती थी, मैं उनको सोचा ना परेशान, उठ जाते थे, ठीक, ऐसा नहीं है, घर में आपके भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए होगा। और इस तरह करके मैंने किताब को पूरा टाइम पूरा किया था। तो ये मुझे भी पता है 48 घंटे काम करने का मर तो नहीं चाहूंगा मैं, ठीक है। और इस तरह करते करते मैंने अपने 6-6 घंटे बचाए थे, रात भर भी मैंने काम किया, तब जाके मेरी किताब पूरी हुई थी। तो मैं वही एक बात और बताऊं, मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मेरा जो एम था ना वो श्योर था कि मुझे काम करना है, तो करना है तो करना है, ठीक है, चलेगा। और मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं गया। अगर लगता है किसी दिन तबीयत खराब होती है, ठीक है, ठीक है, तबीयत खराब है कुछ है तो अब सो जाइए, मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ भी ध्यान नहीं देना। लेकिन आप कहीं ना कहीं से अगर टाइम निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मैं अपने क्लास के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबको अपने भविष्य के लिए कह रहा हूं, है ना, आप सबको अपने भविष्य के लिए कह रहा हूं। कभी ये टाइम ये मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हर किसी के पास है। हर आदमी को सक्सेस 24 घंटे में होना है। मुकेश अंबानी सब लोग ये बात सुनते रहते होंगे, बहुत मोटिवेशन में चीज आती है, ठीक है। आपको लेकिन डेडिकेशन चाहिए होगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ट्रांजिस्टर हम बात कर रहे थे प्रोसेसर के बारे में, अब लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट में जब क्लास खत्म होगा तब प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर जो होता है देखो बहुत तरह का होता है, पता है। दुनिया में पहला प्रोसेसर 1970s के आसपास बना था, उसका नाम था इंटेल Xeon। क्या नाम था? इंटेल Xeon। ईयर 2000 के आसपास एक प्रोसेसर बना, उसका नाम था शायद इंटेल 4004। इंटेल 4004 आगे चलकर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 4, ये सब जानते हो, तुम डुओ टू कोर, बाद में चल के i3, i5, i7, ये सब सुनते ही नहीं सुनते, तो प्रोसेसर्स के नाम है। ओके, तो ये है P1, P2, P3, 4, i3, i5, i7, ये सारा का सारा है, ठीक है, ये सारा का सारा है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये है पूरा का पूरा। तो P1, P2, P3, 5, i3, i5, i7, ठीक है। अब सुनना, ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेसर दिख रहा है, ठीक है। अब सुनो, असल में क्या है, आप जो प्रोसेसर यूज करते हैं इसकी वजह से आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। मुझे आज भी याद है, 15 साल पहले जब मैं कोई कंप्यूटर यूज करता था तो बहुत स्लो काम करता था, बहुत ही स्लो काम करता था।
4 फाइल खोल देता था तो कंप्यूटर हैंग कर जाता था, रुक जाता था, क्योंकि प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी वाला नहीं था। 0.7 GHz ऐसे प्रोसेसर हुआ करते थे, 0.7 0.6 GHz, 1 गीगाहर्ट्ज से भी कम के प्रोसेसर होते थे। और आज देखें ना 3.5 3.2 है ना, क्या क्या गीगाहर्ट्ज चल रहा है, एग्जैक्टली हैंग होता था। और आज देखिए i5 i7 आप में से कितने लोगों के पास प्रोसेसर होगा और एक साथ 5-5 फाइल खोलिए, 6-6 फाइल खोलिए, बट स्टिल कंप्यूटर स्लो नहीं होता, स्टिल कंप्यूटर स्लो है तो बहुत फास्ट चलता है। ये है दोस्त प्रोसेसर। अब आप पूछोगे सर प्रोसेसर में नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ आई? आई ना ट्रांजिस्टर। असल में जो कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, आप समझना, कंप्यूटर में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, समझिएगा। कंप्यूटर में हम क्या यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं, मैं 2 तरह का क्वालिटी बताता हूँ, एक मैं आपको साइज बता रहा हूँ और एक मैं आपको नंबर बता रहा हूँ और एक मैं आपको हीट बता रहा हूँ। 3 के रेफरेंस में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक ट्रांजिस्टर जो हम लोग सिलिका का यूज करते हैं और दूसरा हम कह रहे हैं सिलिका की जगह अगर हम CNT यूज कर दें तब, या ग्राफीन यूज कर दें तब, तो सर ये फीचर ग्राफीन में भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर सिलिका है, अगर सिलिका का बना ट्रांजिस्टर है, तो पहली बात सिलिका के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इसलिए नंबर में ज्यादा नहीं लग पाएंगे, लेस, और ये हीट भी बहुत ज्यादा निकालते हैं, मोर। समझिएगा, फिर समझिएगा। आज जो हम कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। सिलिका साइज में बड़ी होती है, इसलिए ज्यादा नंबर में उस जगह पे इतनी जगह नहीं होती कि हम ज्यादा सिलिका का ट्रांजिस्टर उसमें लगा पाए। और सिलिका के साथ दिक्कत क्या है कि वो काफी हीट जनरेट करता है, इसीलिए जब कंप्यूटर चलते हैं तो काफी गर्मी निकलती है, और कंप्यूटर के हीट को निकालने के लिए उसमें पंखा लगा होता है, फैन, और फैन अगर जल जाता है, नहीं चलता है, तो आपका कंप्यूटर जल्दी जल जाता है। और जिस कंप्यूटर में हीट ज्यादा निकलता है उसका फिलामेंट जल्दी जलता है, उस कंप्यूटर की उम्र कम होती है। एक काम करो ना, एक गोल वाला बल्ब आता है इनकंडेंसेंट बल्ब, और एक LED बल्ब वाला आता है, इस पर आया था क्वेश्चन भी, आपको मिसलेनियस से पढ़ोगे, दोनों टच करो, कौन सा बल्ब ज्यादा गर्म मिलता है? गोल वाला। तो जब गोल वाला ज्यादा गर्म है तो इसका फिलामेंट जल्दी जलता है, इसलिए इसकी उम्र कम होती है। और LED का देखो गर्म भी है ना, अगर ऑन भी है 3 घंटे टच करो हार्ट नहीं होता, समझ में आ गया, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। और वहीं अगर हम CNT, एकदम देखिएगा है ना, जो हम आंसर बता रहे हैं समझिएगा, कभी नहीं भूलेगा जो हम तरीका बता रहे हैं। CNT और ग्राफीन क्या होते हैं पता है? ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे कार्बन के बने हुए, और इसकी वजह से नंबर में क्या हो सकते हैं? वेरी हाई नंबर में हम लगा सकते हैं, वेरी वेरी हाई नंबर में लगा सकते हैं। और हीट जो होते हैं बहुत कम, वेरी वेरी लेस जनरेट करते हैं, इसी वजह से इनका ट्रांजिस्टर जो होता है बहुत ज्यादा लगने से इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। पता है ये 100 गीगाहर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर की दे सकते। सोचो 3.2 गीगाहर्ट्ज में तुम लोग कितने खुश हो क्या कंप्यूटर मिल रहा है। सोचो 3.2 गीगाहर्ट्ज में तो कितने खुश हैं, 100 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा तो खुशी हमारे छत पर से नीचे कूद जाइएगा। मतलब आप मैसेज कोई भेजने के पहले ही अपने आप चला जाएगा, जो सोचते ही चला जाएगा, ऐसे समझिए। मतलब हाइपरट्रॉफिक डिस्क्रिप्शन है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम समझाने को कर रहे हैं क्या कमाल का होगा। अभी जो मैसेज भेजते हो ना, मौका मिलता है तुम डिलीट मार देते हो, बाकी वाला पढ़ नहीं पाता, उससे पहले डिलीट हो जाता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, वहां से जवाब भी आ चुका है। पूरा पिटने का यहाँ पे सीन है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैसेज से ध्यान रखिए, पूरा पिटने का सीन है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, हंसी मजाक में दोस्त मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब बताइए आप लोगों को यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का महत्व समझ में आया बच्चों? ठीक है, अच्छा एकदम समझ में आ गया तुम लोगों को ट्रांजिस्टर, CNT और ग्राफीन। 100 तो यहाँ पे धन का ठकाना चाहिए, इतना बढ़िया एग्जाम्पल तुम लोग को बताया, ठीक है। चलेगा, तो ये हो गया ट्रांजिस्टर। अरे भानुश्री, मैंने ये बोला बच्चा कि जो LED होता है, LED वाला गर्म नहीं होता, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसके फिलामेंट नहीं जलते हैं, ठीक है, जल्दी। और जो इनकंडेंसेंट गोल वाला बल्ब होता है उसका सिर्फ दुकान तक ही वारंटी होती है। दुकानदार कहता है भाई साहब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, दिखाता आप यहाँ कोई तो देखने में टकरा आपका तो सड़क पे, देख लीजिए। उसके बाद फिर अब वारंटी नहीं, आपके हाथ में जाती वारंटी खत्म हो जाता है। वही चीज हम आपको बता रहे हैं। चलिएगा, तो अब हम तुमको ट्रांजिस्टर समझा लिया, अब हमसे थोड़ा आगे बढ़ो, है ना। हम लोग चलते हैं मित्र थोड़ा ग्राफीन पे, ठीक है। कहाँ चलते हैं? थोड़ा ग्राफीन पे आते हैं। चलो अब आते हैं ग्राफीन पे। ये बताओ सब समझ में आ रहा है ना? वो बहुत जरूरी है भाई, 50 बार पूछते हैं क्लास में, जितना हम पढ़ाते हैं उससे ज्यादा तो समझ में आता है पूछने के, हम बहुत घबराते हैं, ठीक है। ग्राफीन आइए, ग्राफीन जो है सबको पता है कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कार्बन एलोट्रोप्स का, वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कार्बन एलोट्रोप्स का, ठीक है। हाँ सर वो तो आप दिखाई चुके थे, वो एक्स और वाई एक्सिस, सर बहुत बढ़िया सर, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स है, ठीक है। और सुनिएगा, ग्राफीन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ग्राफीन है ना केमिकली रिएक्टिव, ग्राफीन इज केमिकली रिएक्टिव, ग्राफीन इज केमिकली रिएक्टिव। अच्छा खासा ग्राफीन जो होता है
केमिकल रिएक्शन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफीन मतलब रिएक्शन करता है, किसी भी चीज के साथ अच्छी तरह रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, तो केमिकली रिएक्टिव है। ठीक है, ग्रेफाइट बच्चा सत्यन 3D है यार, ऐसा ना करो कि सब पीछे बताया तो फिर हमको तुम ऐसे ना करो यार, बता चुके उसमें ऐसे करोगे। देखो ग्रेफाइट क्या था, 3D था, ग्रेफाइट डायमंड दोनों क्या था, 3D था, ऐसे ना करो यार तुम लोग, मतलब ऐसे थोड़ी करोगे, आधी चीज भूल जाओगे तुम, है ना। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है ना, इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, कितने टेम्परेचर तक भी ये नहीं पिघलता है, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक इसको कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस 350 डिग्री तक ये कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुनो, है ना, यहां पर बोलूं इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर, इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कि ग्राफीन से ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं, लेस ट्रांसमिशन लॉसेस। आपको याद है मैंने आपको क्या बोला था, भारत में 20 से 30% एनर्जी जो होती है ना, भारत में 20 से 30% जो एनर्जी होती है वो कॉपर वायर से आते आते घर तक लॉस हो जाती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे तो हम देश से काफी इलेक्ट्रिसिटी भी बचा पाएंगे, डेफिनेटली दे विल, ठीक है। और सुनो बच्चा, सबको पता है ग्राफीन इज हार्डर देन डायमंड, इज हार्डर देन डायमंड, एवरीबॉडी नो हार्डर देन डायमंड, ठीक है, हार्डर देन डायमंड समझो। और ऐसा कहते हैं 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील से ये 300 गुना ज्यादा मजबूत भी है, ठीक है, 300 गुना ज्यादा मजबूत भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको लिए चलते हैं, इसमें ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी भी पाई जाती है। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी टर्म उनके लिए आता है जब हम स्क्रीन वगैरह की बात करते हैं, कंप्यूटर की ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है। इसकी वजह से इसका हम लोग स्क्रीन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एलसीडी में यूज कर सकते हैं, जैसे एलईडी में यूज कर सकते हैं, जैसे ओलेड टीवी में यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजों में हम ग्राफीन को यूज कर सकते हैं। ये बताओ सब समझ में आया? ओके, और ग्राफीन में थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है ना, दे हैव लिख देता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट भी पास होता है, दे हैव थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट पास होता है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ऑप्टिकल मतलब बच्चा व्यू, पिक्चर, टीवी के सामने जो स्क्रीन होती है ऑप्टिकल, इमेज, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक मतलब लाइट है ऑप्टिकल, ठीक है अंशिका, ठीक है बच्चा। अब हम तुमको लिए चलते हैं ग्राफीन के एप्लीकेशन, आगे बढ़े, खट 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 खट। तो आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोर्स खत्म। हम भी सब काम धाम छोड़ देते, 4-5 दिन हम भी करंट नहीं पढ़ते, उसके बाद अपना हम भी पढ़ लेते। चलो हम भी सोचे 4-5 दिन थोड़ा कम सोएंगे, चलो ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन। पहले हम लोग की यही बात हुई थी, 2 टाइम के लिए था, लेकिन चलो ठीक है। अब असल में 5:30 से 7:30 ना हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 6 बजे तो फिर भी समझ में आता है, 6 बजे से मैं जयपुर में क्लास लिया हूँ, 5:30 से 7:30 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या 5:45 to 7:45, ठीक है, वो थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन अपने तो हम तो पढ़ाई देंगे, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन आ जाओ, चलो इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। पहला फिर इसमें सारा लिख देते हैं। एक तो बायोमेडिकल की तरह यूज हो सकता है, लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में, ओके। एक तो बायोमेडिकल की तरह हो सकता है, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगला है डीसैलिनेशन के लिए हो सकता है, डीसैलिनेशन में हो सकता है। बताऊंगा डीसैलिनेशन क्या होता है, ठीक है। डीसैलिनेशन के बाद एथेनॉल डिस्टिलेशन है, एथेनॉल डिस्टिलेशन है, ठीक है। एथेनॉल डीसैलिनेशन, रिमूवल ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। एथेनॉल डिस्टिलेशन अल्कोहल वगैरह में, ठीक है। सोलर सेल्स, हाँ सर अभी आपने बोला था फोटोवोल्टाइक में, तो पीवी। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है, कहाँ? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में। आज टॉपिक थोड़ा स्लो है ना, कल से नहीं होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं, कल से नहीं होगा, कल से क्लास बहुत फास्ट होगी।
और कल से यू विल गेट मोर एंड मोर जील, उत्साह होता है, मजेदार होगा, टाइम कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। नहीं, एनर्जी स्पेस में कितना मजा आता है, आईसीटी धीरे धीरे आया था, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक है स्लो हो गया क्योंकि 3 टॉपिक एक साथ थे, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आते हैं, हम छोड़ नहीं सकते थे। एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल हो सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन, क्या क्या मिला, बायोमेडिकल। अब आपको लिए चलते हैं एप्लीकेशंस में। बायोमेडिकल में क्या है, देखो बायोमेडिकल में क्या है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन में समझना। हाँ बनती है साक्षी, ठीक है, बनती है, ठीक है। बायोमेडिकल में क्या होता है कि जब आप डीएनए सीक्वेंसिंग को करना चाहते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए याद रखिएगा, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, तो डीएनए सीक्वेंसिंग में हम ग्राफीन का यूज कर सकते हैं। ये मत पूछिएगा कैसे, जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना, वैसे डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आईसी बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बना सकते हैं, हाँ तो ठीक है ना, ट्रांजिस्टर की तरह यूज हो जाएगा। और 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको बोल दिया, स्क्रीन के लिए एलसीडी वगैरह मैंने आपको समझाई दिया था, ये भी आपको मिल गया। डीसैलिनेशन का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, रिमूवल ऑफ सॉल्ट कर सकते हैं। आप एक काम करो, ग्राफीन ऑक्साइड की एक लेयर ले लो, ग्राफीन ऑक्साइड्स, किसका ले लो, ग्राफीन ऑक्साइड ले लो, GRAPHENE, ग्राफीन ऑक्साइड। और ग्राफीन ऑक्साइड का एक फिल्टर बना लो, उस ग्राफीन ऑक्साइड के फिल्टर के साथ आप पानी जिसमें सॉल्ट है ना उसको पास करो, वो पानी को पास हो जाता है, सॉल्ट को रोक देगा, तो कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स में भी इसका यूज हो सकता है। एथेनॉल डिस्टिलेशन होता है, अल्कोहल में भी बनाने में मदद होती है, अल्कोहल में भी मदद होती है। फोटोवोल्टाइक में आपको बोल ही चुका हूँ, सोलर पैनल में जो आजकल बैटरी होती है ना, उसमें सुपर कंडक्टिविटी लगी होती है। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोरेज जो है ऐसी बैटरी है जो कि पावर काफी, आजकल हम लोग जो बैटरीज लेते हैं वो बिल्कुल ये सोचते भैया कितने एमएजेड की बैटरी है। अभी रिसेंटली मैंने एक फोन लिया है, अभी आपको मैं बताऊं, ये देखो रिसेंटली फोन लिया है, टेम्पररी मैंने लिया है, रिसेंटली लिया है मुझे ना, कौन सा है, रेडमी का लिया, टेम्पररी लिया मैंने, क्यों, क्योंकि अनअकैडमी पे जो ओपन हाउस सेशन है उसके लिए एंड्रॉइड फोन चाहिए, ठीक है। ज्यादा महंगा नहीं है, 12,000 रुपए के आसपास, नया फोन आया है, और जो उन्होंने मुझे दिया है, ठीक है, जो इन्होंने मुझे दिया आपको बता रहे, ठीक है, ठीक है। ये इसमें क्या है आपको बताऊं कि, ठीक है, इसमें आपको बताऊं, इसमें 6000 mAh की बैटरी है, ठीक है। अब आपको लिटरली बता रहा है, एक बार 400 बहुत चलता है, देखो 3 दिन से स्टैंड बाई मोड में पड़ा है, अभी इसमें 91%, जब से लिया था इसका यूज तो हुआ नहीं, ठीक है, 91% बैटरी है। सोचो इसका mAh बैटरी इतना पावरफुल है कि मुझे लगता है 1 महीने तक इससे बैटरी खत्म होने वाला नहीं, स्टैंड बाई मोड में, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सा, हमको नहीं ध्यान है, उस दुकानदार हमको बोला सर अच्छा है ले लो ये, है ना, तो ले गए, पता नहीं क्या क्या बोला था, होगा कुछ 11 TT, हमको नहीं पता, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा चलिए। एंटीबैक्टीरियल क्या होता है, आप ग्राफीन ऑक्साइड की कोटिंग करके आप किसी एंटीबैक्टीरियल, किसी, जैसे मान लो हमको ना रसगुल्ला चाहिए और हमको कलकत्ता से ले आना, हम गए हैं कोलकाता मान लो, ठीक है, तो वहां से रसगुल्ला ला रहा हूँ, रसगुल्ला नहीं लाते वहां से रसगुल्ला लाते हैं। रसगुल्ला बहुत प्यारा लगता है, बंगाली जब बोलते हैं ना, बंगाली दोस्त, थोड़ा मीठा सा लगता है, अपनी आप मिठास आ जाती, ठीक है। तो अब बताओ हम लाएंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक, खराब हो जाएगा क्योंकि गर्मी भी है, तो कैसे किया जाए, तो क्या होगा, आप एक काम करो, उसमें ना एक डब्बा ले लो, डब्बा, और उसमें नीचे की तरफ पूरी की पूरी ग्राफीन ऑक्साइड की कोटिंग कर लो। अब इसमें रखोगे ना, तो चाइना वाइना में कुछ इस तरह की चीजें की गई हैं, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में, फूड स्टोर वगैरह करने में इस तरह की चीजों को, तो ग्राफीन हो गया बच्चा क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर ग्राफीन, ठीक है। हमको आप लोग से क्वेश्चन पूछना है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप उसका आंसर दे सकते हैं। ईयर नहीं बता पाऊंगा, शायद 2016, 17 के आसपास पूछा गया होगा मेंस में, 2017 के आसपास मेंस में पूछा है। क्या पूछा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। क्या आप में से सुनने वाला मेरा हर स्टूडेंट क्या इसका आंसर दे सकता है? आई जस्ट वांट टू नो। मैंने तो ये आपको पढ़ाया ही नहीं है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आप आंसर दे सकते हैं, कैसे कैसे? वाह, मंशु कह रहे ऐसे भी लिख लेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, कर सकते हैं आप? मैं बताता हूं, हर बच्चा कर सकता है। क्या लिखोगे पता है? कुछ नहीं, कंपैरिजन क्यों, फुलरीन उठाओ, CNT उठाओ और ग्राफीन उठाओ, तीनों की प्रॉपर्टी जोड़ते हुए चले जाओ। कहां कहां आपने तीनों की प्रॉपर्टी देखी है? मेडिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में,
कंप्यूटर में, समझ नहीं सुना, कंप्यूटर में हर जगह जोड़ते चले जाओ, हर जगह जोड़ते चले जाओ। बच्चा अभी जो फ्लोरीन और सीएनटी और ग्राफीन है ना, वो अभी यूज में नहीं लाया जा रहा है। ये सारा का सारा भविष्यवाणी तो है। अभी किसी ने पूछा था सर वो एड्स वाला कैंसर वाला क्या है सर, वो वाला सर, अरे अभी सब रिसर्च लेवल पे है। तो जो आगे की सेंचुरी है, जो आप लोगों का समय है, ठीक है, उस सेंचुरी में, उस सेंचुरी जो हम लोग का समय, उस सेंचुरी में ये 21st सेंचुरी का एक फ्यूचर है, ठीक है। यही मैं कहता हूं कि आपको मैं पढ़ा दिया, फिर भी वहां जाकर आपके पास इतना अक्ल नहीं था, इतना दिमाग नहीं था कि आप 21st सेंचुरी में नाइट्रोकॉली का यूज आप खुद जानते थे। ऐसे बच्चों को मैं क्या बोलूंगा, एक नंबर के गधे हैं ये, एक नंबर के गधे हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। लिटरली ये सब माँ बाप का पैसा फूक रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया कि नई टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और जोड़ूंगा, ठीक है, एक चीज और जोड़ूंगा। किसी बच्चे ने शायद मुझे क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया है ना, पीपल हेल्प मी विद दिस डाउट। अभी अभी अविनाश बात में है ना, अभी क्वेश्चन पेपर होता तो हम खट से देखते हैं, हेल्प मी अभी डाउट अभी देखते हैं, ठीक है। अब हम तुमको लास्ट टॉपिक पे लिए चलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को लेके क्या चल रहा है। लास्ट है इसका, नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। क्या नैनो पार्टिकल सर कार्बन? नहीं दानिश, हर नैनो पार्टिकल कार्बन से नहीं बने होते हैं, लेकिन कार्बन के बने भी नैनो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। चलो तुम सराहा नहीं जा रहा, तुम देख ही लेते हैं, सारे बच्चे देख लेंगे। ओ अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ईयर कौन सा है बता देना जरा। देखो तुमको बोले था ना ये क्वेश्चन आया है। देखो हम तुमको ये चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा कि हम तुम लोग का आंख तो खोल चुके हैं। अब इतने पे भी आंख नहीं खुला है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम लोग। इतना तो हमको पता है कि हम सबका आंख खोल चुके हैं। कोई आदमी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कुछ भी पढ़ रहा हो बेवकूफों गधों की तरह, ठीक है, ठीक है। देखो, व्हाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, है ना, ये क्वेश्चन है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ, यही तो पढ़ने जा रहे हैं, यही तो पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, यही तो पढ़ने जा रहे हैं, और क्या है, यही तो चल रहा है। इंडिया नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया, यही तो है। इसमें कौन कौन सा मिशन है, कौन कौन सा, यही तो चलने जा रहा है। आप जरा ध्यान दो, जब मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी, एक मिनट मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, बहुत जरूरी है बच्चों। पढ़ते तो सब है, समझते नहीं है ना कि क्या आता है, तो समझाना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने रोबोटिक्स पढ़ा था, याद है, जब हम लोगों ने एआई पढ़ा था, तो क्या हर जगह हम लोगों ने भारत में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इंडिया में रोबोटिक्स, एआई, भारत में एआई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और यहाँ क्या पूछ रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का एआई, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का भारत में। तो आपके पेपर में यूपीएससी में क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आती है? नहीं दोस्त, आपको इंडिया के साथ सरकार, भारत में डेवलपमेंट, भारत में ये सब के साथ जोड़ के पढ़ना होगा। यही है मेरा एक्सपीरियंस जिसका आप मजा ले रहे हैं, आप, यही है मेरा एक्सपीरियंस जिसको आप मजा ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है यूपीएससी में, साफ साफ बता दे। यूपीएससी में क्वेश्चन बेसिक लेवल का आता है, इसमें कोई टैलेंटेड टीचर की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। ना टीचर की जरूरत है टैलेंटेड, ना तो स्टूडेंट की जरूरत है टैलेंटेड। बहुत बढ़िया। सोचो, हम लोग साइंस टेक पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये नहीं भूल रहे हैं। चलिए, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत इजी आते हैं, और आप क्या करते हैं, आप बहुत टफ पढ़ाई कर देते हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। हम आपको जो पढ़ा रहे थे सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम आपको इजी चीजें पढ़ा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं ये आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 99% जनता यूपीएससी का पेपर छोड़कर बाकी हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर देख डालती है, और ये भूल जाती है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर कौन बनाता है? यूपीएससी एग्जामिनर कभी नहीं, कंटेंट डेवलपर। और कंटेंट डेवलपर कौन होता है? वही जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुका है, पीटी मेंस में रुक जा रहा है, यूपीएससी का एग्जामिनर नहीं। तो सबसे बड़ी गलती आप विद्यार्थियों के साथ क्या है? रियल क्वेश्चन पेपर कभी देखे ही नहीं, एग्जामिनर के ब्रेन को कभी समझे ही नहीं। और वही एग्जामिनर तुम्हारा 15-15 साल से आपका यूपीएससी का पेपर सेटर है, उसी को दिमाग को समझ लेते तो अगली बार उसी हिसाब से पढ़कर निकल जाते। हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं, हम लोगों को पहले बताए हैं, आपके जितने एग्जामिनर हैं सब मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं, सब उन सबको हम समझ रहे हैं। आप लोगों को कभी सोचा नहीं होगा कि हम जो पढ़ाते हैं उससे क्वेश्चन क्यों फंस जाता है, कुछ तो लॉजिक होगा ना, जबकि हम तो पेपरों नहीं बना रहे हैं ना, सिर्फ संगत का असर है। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत रखिए, माँ बाप भी शुरू से यही करते थे। चलिएगा, एग्जैक्टली, मुनाल सर सही बोलते हैं, पीएचडी मत कीजिए। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको बताएं, साइंस का क्वेश्चन नहीं छुपाता है। इकोनॉमी से ग्रेजुएशन पीएचडी करने वाला बच्चा इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं कर पाता है, वो इस लेवल पे क्वेश्चन बनाते हैं इतने बेसिक तरीके से कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो यूपीएससी के हिसाब से एक अलग ही तरीका है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, चलेगा। प्रोफेसर नहीं है भाई, सब सीनियर है सब, चलिए ना।
बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे स्टेट पीछे से पेपर है मैं भी बनाता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जब मैं पढ़ा दो चुपचाप पढ़ते रहिए। और एक और जानते हो, एक और सबसे बड़ी कमी आज हम बता ही रहे हो तो खुल के आज बोल लेते हैं ना, ताकि आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारा उपदेश मिले। कुछ लोगों को लगे आज का लेक्चर बहुत खराब हुआ, लेकिन बात और सुन लो, है ना। आज थोड़ा पढ़ाई कम हुई है, सही बता रहे, 20 मिनट हम उपदेश ही दिए हैं, ठीक है। बात और सुन लो, आज की जनरेशन बहुत जल्दीबाजी में है। कलाम साहब का स्टेटमेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हम लिख दे रहे हैं, विदाउट थियरी, है ना, विदाउट नॉलेज, है ना, विदाउट नॉलेज क्या कर रहे हैं, दे आर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, दे आर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर से जो थियरी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये आप दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब तक आपको नॉलेज नहीं हुआ तब तक आप पेपर कैसे लगा रहे हैं। आइए 1000 एमसीक्यू कीजिए और आईएएस क्रैक कीजिए, अरे हो ही नहीं सकता। आप एमसीक्यू से थियरी पढ़ेंगे कि थियरी से एमसीक्यू लगाएंगे, प्रॉब्लम तो यही हो गई है आप लोगों की। लेकिन है क्या, यूट्यूब पे हर यूट्यूबर आपको 1000 एमसीक्यूज कीजिए, यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए, सुन लीजिए, एक भी बच्चे का पीटी नहीं निकलता है, बिना नॉलेज के एमसीक्यू लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम और ज्यादा नहीं बता सकते हैं, पहले लो दोस्त नॉलेज, नॉलेज लेने के बाद फिर देखो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का, फिर उसके बाद तैयारी करो, फिर एमसीक्यू लगाओ। और एक बात और बता दो, अब बोल ही रहे तो बोलने दो, गुस्सा तो नहीं कर रहे तुम लोग, वो आज बोल दे तो बहुत दिल का भड़ास है, नहीं कॉलेज खत्म हो जाए टेंशन हो, नहीं खत्म 5 मिनट और बढ़ाएंगे, ठीक है। सुनो, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट क्या करता है आज से जान लो, इसलिए हमारा किसी से बनता नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट से बनता और किसी से नहीं। वो क्या करता है, टेस्ट पेपर बना देता है और मार्केट में फेंक देता है, क्यों, उसकी टेस्ट पेपर का जो मार्केट में फेंकता है, इसी बेसिस पर अगले साल लोग वहां एडमिशन लेते हैं, ये धंधा है। और हर इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट पेपर मार्केट में देता है, क्यों, एक अट्रैक्शन है। अब जानते हैं मछलियों को जब पकड़ना होता तो क्या डालते हैं, बेट का मतलब क्या होता है, चारा। और ये यही काम है, जितने टेस्ट पेपर्स और मटेरियल और करंट अफेयर्स हैं, ये एक चारा है। जो हमारे जो इनोसेंट बच्चे हैं ना, अब ये न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए हैं, क्योंकि ये मंथली मैगजीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। अब ये झूठन खाते हैं, किसी का छोड़ा हुआ खाते हैं, अब अपना ये खाना नहीं बनाते, किसी ने खाना बनाया है, कच्चा है पक्का है, वही जो दे रहा है वही वो पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी जो गलती नई जनरेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में है। और ये जो टेस्ट पेपर है ना, जो सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं आपको मार्केट में, इस दुनिया में याद रखेगा कुछ भी फ्री नहीं है। ये जो आपको फ्री टेस्ट पेपर और ये सारी चीजें देते हैं ना, नहीं दोस्त, ये भी फ्री नहीं है। इसके बदले में वो आप में से काफी बच्चों की एडमिशन लेते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप होशियार हो तब तो जागो ग्राहक जागो। इसीलिए कहता हूं, इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो दिखावे के होते हैं, ये खुद उस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको कुछ समझ में ना आवे और आप अंत में जाके कोचिंग ज्वाइन कर लें और आप रियल क्वेश्चन पेपर कभी लगाते हैं। और ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है। इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मार्केट में खड़ा होकर मैं नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये सब माफिया हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब कर देंगे मर्डर, ये सब माफिया हैं, कर देंगे मर्डर, सब बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है इन लोगों का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब होने के पीछे हिंदी मीडियम का ही इंस्टीट्यूट है जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सारे बच्चे उसी के यहाँ पढ़ते हैं और सारे रिजल्ट वो नहीं, सारे फेल उसी के यहाँ होते हैं। ये सबसे बड़ा फेल्योर वो बनाता है, लेकिन किसी में गट्स नहीं है बोलने का। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास भी गट्स नहीं है बोलने का, क्योंकि सब माफिया है, सब माफिया है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब करने की वजह सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, सारे बच्चे उसी के यहाँ पढ़ते हैं और एक भी रिजल्ट वो नहीं देता है। और वो भी अब होशियार हो गया है, कन्वर्ट होकर इंग्लिश मीडियम में चला गया, क्योंकि उसको भी पता है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के बच्चों के बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो वहीं जाएंगे भी कहाँ। चलिए, सिर्फ हिंदी मीडियम का, पौनी सा गलत नहीं बोलते हैं तो सिर्फ हिंदी मीडियम का पूरा बैच खराब कर रखा है उसने, पूरा हिंदी मीडियम के बच्चों का। वही किताब पढ़ेंगे, वही नोट्स पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ाएगा, 2 साल पढ़ाएगा, सोचिए 2 साल पढ़ाएगा। अरे तुम 4 घंटा पढ़ा के 1 साल बच्चे का सिलेबस खत्म कर देते, बच्चा 1 महीने का दिल्ली में 12,000 रुपया खर्च हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये सब वीडियो कहीं जाता तो नहीं है जी बाहर। हाँ, रामनारायण अब खत्म 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट खत्म। चलिए, है ना, 5 मिनट कोर्स खत्म, जाइए। रामनारायण, आज रामनारायण हमसे बहुत नाराज हुआ, ठीक है, चलेगा। अब हम तुम लोग को नेट इक्वालिटी इंडिया पढ़ाते हैं, ठीक है, चलिएगा। रामनारायण एकदम हमारे ऊपर गुस्से में है, चलो ठीक है। हम सोचे आज हम बोल रहे हैं तुमको बोल देने आज पूरे दिन, ठीक है, ताकि हम छटपटाए नहीं, होता ना घर में गुस्सा बोल दिए सब तुमको। चलो, हिंदी मीडियम से क्योंकि हमको बहुत लगाव है, हिंदी माध्यम का है ना, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम दोनों को बता रहे हैं, इंडिया में आता है ना, नैनो गवर्नमेंट एफर्ट्स, सीधे आ जाइए गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है, और खत्म कीजिए इसको 10 मिनट में, जाइए यहाँ से। चलिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स,
नहीं बच्चा, हम कह रहे हैं, हमको सही बता रहे हैं, हमारा बहुत दिमाग खराब हुआ था ऐसे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं देखता हूँ ना, तो हमको मतलब दर्द होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले तुम गुस्सा ना करना, क्योंकि तुम लोग के पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर हिंदी मीडियम के साथ नहीं है दोस्त, नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे ना बहुत गलत है, ये सब बहुत मैच्योर है नहीं सब, ये सब मान के आए हैं कि टीचर का मतलब भगवान, ये भूल गए हैं कि टीचर का मतलब प्रोफेशनल बिजनेस। चलिए, अब हम इसीलिए थोड़ा हिंदी वाला थोड़ा है ना, गवर्नमेंट इशूज पहले यहाँ पे आता है, हम जब कोई बात नहीं करें हम मार देंगे, गला घोट देंगे। ठीक है, आता है, सुनो यहाँ पे है ना, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, हम फिर बह जाएंगे है ना, पहली बार हम बह के आज तक इतने सारे क्लास में है ना, लेकिन हम जो बह के हैं इसको हिंदी वालों को शायद कुछ दो ही बच्चा भी समझ जाए है ना, तो समझ में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसको हम कहते हैं NSTI। सो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ठीक है। पहला, ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो होता है, तुम लोग को बताता हूं, ये लाया जाता है 2001 में। कब लाया था? 2001 में लाया जाता है। ठीक है, और एक बार बताऊं, ये पूरा का पूरा NSTI जो लाता है वो DST लाता है। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूरी तरह से इंडिया में क्या करना होता है, नैनो साइंस से जुड़े हुए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको ये प्रेरित करता है। ठीक है, राम नारायण सुनो, ऐसा है, उसको तुम लोग कुछ मत बोलो। ठीक है, हर आदमी डेमोक्रेसी में है। ठीक है, ठीक है, आइए हम साफ साफ बता रहे हैं, उस बच्चे का भी दर्द है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे को भी हम मनाएंगे, क्योंकि उसको मानना पड़ेगा, और वो मानेगा, हमको ही पता है। थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, मानेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अच्छा है थोड़ा एक दिन पहले हो जाए तो। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, ताकि सर का जल्दी इन्वायरमेंट आवे, वो भी समझना ही हो बेवकूफ है। ठीक है, रुकिएगा, आप लोग उसको मत छेड़िए, वो भी गलत नहीं बोल, लगातार 4 घंटा होगा, हम उसको समझाएंगे, बेटा 5 दिन का है, थोड़ा मैनेज कर लो बस। ठीक है, चलेगा, हम उसको ये भी कह देंगे, तो बाद में हमसे अलग से पूछना फोन करके, हम ये भी उसको बोलेंगे, अभी घबराओ नहीं। ठीक है, बाद में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई आदमी ह्यूमैनिटी नहीं है, मानव सब है, सबको थोड़ा बहुत समझ आता है कि सर कुछ ना कुछ तो हर किसी को दिक्कत होगा। चलिए, ठीक है, हमको भी तो दिक्कत होता है, हम भी छोटे क्लास में कभी कभी थके हैं, हम भी थके हैं ना, छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं होता, हर किसी का तो आदमी एडजस्ट करता है समय के साथ। चलेगा, इसके बाद लाया जाता है नैनो मिशन। ठीक है, उसको कोई कुछ ना बोले, हम बहुत बुरा होगा, हमारा वो छोटा भाई है ना, हर बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो हमारी उसकी बात है, तो आप उसको क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आता है नैनो मिशन। ठीक है, नैनो मिशन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, 2007 में लाता है नैनो मिशन, समझिएगा 2007 में लाता है, और इसका भी पूरा जो जिम्मेदारी है वो DST को दिया जाता है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी होती है, 1000 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी होती है अगले 5 ईयर्स के लिए, अगले 5 ईयर्स के लिए, अगले 5 ईयर्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी होती है कि नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च होगा। ठीक है, और सुनिएगा, इसमें 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 कुछ ग्रुप भी बनते हैं, इसमें 2 ग्रुप भी बनते हैं, एक जिनको हम कहते हैं नसग, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं नतग। ये तो डिफरेंट ग्रुप बनाए जाते हैं। DST मींस बच्चा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नसग जो होता है, इसका पूरा नाम है नैनो साइंस एडवाइजरी ग्रुप। ये पूरा नैनो साइंस से जुड़े हुए रिसर्च की एडवाइजरी ग्रुप है, नैनो साइंस एडवाइजरी ग्रुप, एडवाइजरी ग्रुप। बताओ, ये सब आपको नाम याद रख के लिखने थे एग्जाम में। ये होता है नैनो, ये इसका नाम है नैनो, ठीक है, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप को एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये एडवाइजरी ग्रुप बनते हैं जो नैनो मिशन में पूरा का पूरा, ठीक है, इसको गाइड करते हैं, इस प्रोग्राम को कैसे चलाना है, क्या करना है, पूरा नैनो मिशन। काफी काम होता है। आगे चलकर इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम लाया जाता है, ये सब आपको नाम लिखने पड़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम लाया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम लाया जाता है, ये भी लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों नए टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लाते हैं भारत में, नए टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, नए टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने के लिए। और आगे सुनिएगा, यहीं पर आपको बताऊं, इंडिया में कुछ नेशनल नए टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, लिखने के लिए थोड़ा टाइम मिल सकता है, लिख लो बच्चा, लिख लो, हम बिल्कुल जल्दीबाजी में, लिख लो। DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCIT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCIT। So डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, लिख बता देना। ठीक है, हो गया बस।
2-4 मिनट और, ठीक है। यहीं पर आपको बताऊं, नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाता है। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडिया में सेटअप किया जाता है। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडिया में सेटअप किया जाता है, जहां पे 3 शहर होते हैं जहां पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है, सेटअप किया गया है। इनमें कौन कौन आते हैं? एक तो आता है बेंगलुरु, एक आता है बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई और तीसरा है कोलकाता। यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी एंड नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं जो सेटअप किए जाते हैं। किसके लिए? नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हुए अगेन रिसर्च वगैरह को प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, प्रमोशन है ना, प्रमोशन के लिए, ठीक है। आगे बता दूं, एक बेंगलुरु नैनो करके, ठीक है, बेंगलुरु नैनो करके, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, और प्लस एक इंस्टीट्यूट है JNCASR, ठीक है। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू JN हो गया ना, सी से लिख दे रहा हूं, सेंटर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू, JN को जवाहरलाल नेहरू का लेना, सेंटर फॉर एडवांस, ये दोनों मिलकर बेंगलुरु नैनो ऑर्गेनाइज करते हैं। और बेंगलुरु नैनो जो ऑर्गेनाइज होता है बाई एनुअल होता है। बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार ये सब मीटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो डेलीगेट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, दे आर सिटिंग एट सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, एक ही विंडो के नीचे बैठकर, विंडो का मतलब होता है एक ही छत्र में बैठकर समझो, वहीं पर फिर उनके अपने जो काम होते हैं उसके बारे में बताते हैं, जिसके बेसिस पे डिस्कशन होकर नए वर्क और नए थॉट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करता है, कोलैबोरेशन भी करता है, भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करता है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं, देखिएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में एक इप्सा है, वो क्या है? इप्सा का पूरा नाम है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 3 कंट्री हो गए, ध्यान रखिएगा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का एक कंसोर्शियम है, ठीक है, कंसोर्शियम है। एडवांस के बाद साइंटिफिक रिसर्च लिखा है, ठीक है ना। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनका एक कंसोर्शियम है। और अंत में जाके एक चीज और बता दूं, ये मिलकर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, भारत का ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ रहकर नैनो टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और लास्ट में बता दूं, नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड, नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भी स्थापित होता है, ये होता है 2010 में, नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इसके पीछे पूरा का पूरा पर्पस होता है इंडस्ट्री को बूस्ट करना, INT क्या है? INT नहीं समझ रहा हूं, या INT दानिश इंडियन बोर्ड है सर, ठीक है, समझना, इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना है, इसको लेकर नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप होता है 2010 में, है ना, 2010 में। तो ये है पूरा का पूरा इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या हुआ है, ये बताओ, समझ में आ गया यहाँ पे चीजें? एवरीबॉडी क्लियर? नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या हुआ है, ठीक है, चलेगा। हो, आज करीब 20 मिनट हम लोगों ने बर्बाद किया है, मतलब पढ़ाई के मामले में 20 मिनट से ज्यादा ही टाइम बर्बाद किया है। चलिए, किसी को अलग अलग लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई में से 20 मिनट कम किया है, 2-4 मिनट 5 मिनट चलता है, ठीक है। राम नारायण, कल क्या मैं 6 to 8 AM रख सकता हूँ, और क्या मैं 8 से 10 PM रख सकता हूँ? मैंने आपको इनडायरेक्टली कई बातें बोली हैं, और मैं सिर्फ आप पर ही डिपेंडेंट हूँ। अगर आप हाँ बोलोगे तभी मैं करूंगा, नहीं बोलोगे तो 8 से 10 में कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल फोर्स नहीं है, दिल से बोलना, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी प्रेशर में बोलना दोस्त, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक काम करना राम नारायण, नहीं हाँ, तुम लोग इग्नोर हो गए, तुम लोग उस बच्चे को छेड़ रहे थे, अभी के लिए कोई नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। सुनो राम नारायण, एक काम करो, तुमको अगर 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उठना है क्लास से, क्योंकि अगली क्लास है, तो आप उठ जाना। मुझसे आप एक काम करना, 6:30 के आसपास शाम को कॉल कर लेना, ठीक है, 5-10 मिनट, वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर यू हैव एनी डाउट तो मुझसे डिस्कस करें, मैसेज डाल देना, मैं खुद बैक कर लूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है राम नारायण। तो हमको मैसेज कर देना, मेरा नंबर सबको दिया है ना, मैं फिर दे देता हूँ। क्या है मेरा नंबर क्या है? तुम लोग यार, मैं नंबर ही भूल जाता आपका, क्या मेरा नंबर यार?
व्हाट इज माय नंबर, अपना नंबर में हम सेव कर रहे हैं, मतलब आज से ना एकदम भूल गया अपना नंबर, ये देखो एकदम, हाँ याद आ गया है ना, हाँ हाँ हेमंत ठीक है, यही नंबर है 6306416191, यही मेरा नंबर है, ठीक है चलेगा। तो बच्चों हाँ हाँ ठीक है यही है, तुम इस पे मैसेज कर दे रहा हमको रामनारायण, हम तुम्हारा नाम भी सेव कर लेंगे, ठीक है। नहीं हम सच में दिमाग नहीं आता है, हमारा दिमाग नहीं चलता है, ठीक है चलेगा। अब बच्चा तुम हमको कुछ दिखा रहे हो ईशा, अब रहने दो, कुछ गलत होगा तो देख लेना क्या है, ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया हो तो देख लेना, ठीक है। नहीं आप लोग मत कीजिए फालतू, क्योंकि आप लोग फिर डांट खा जाएगा फालतू में, ठीक है, बिना किसी उसके क्यों आप परेशान कर रहे हैं, डांट खा जाएगा फालतू में, फिर यही होगा कि आप लोगों की वजह से मैं बाकी बच्चों की मदद नहीं करूंगा। अच्छा ओके, नंबर लिखा था, ओके चलिए। तो बच्चों हाँ किसी को बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, तो 2-3 कॉल मैं ले लूंगा, मेरा टाइम हो गया। कल सुबह हम लोग मिल रहे हैं 6 से 8, और एक बात प्रॉमिस कीजिए हर बंदा रहेगा, कल हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, अभी हम उसको कोर्स को टाइम सेट कर देते हैं ना, पार्टिकल फिजिक्स। और एक बात और, अगर हम भूल जाते हैं कोर्स का टाइमिंग सेट नहीं करते हैं तो अभी हमको बता देना, ठीक है, अभी हम कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स ठीक 6 बजे, ठीक है। और एक प्रॉमिस कीजिए, आप लोग टूथब्रश करके बैठेंगे, नहाने को तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, और 6 से 8 क्लास करें, टूथब्रश करके बैठेंगे और थोड़ा चाय वाय देख लीजिएगा, बैठ उठ जाइएगा, ठीक है, सोना नहीं है। और कल सुबह बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है 6 से 8, और रात को 8 से 10। कल तो हमें लगता है पार्टिकल्स काफी खत्म हो जाएगा। हाँ विवेकानंद जी की डीपी, ठीक है चलिए। तो बच्चों हाँ किसको कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, चलिए कल 6 से 8 आ जाएगा, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम किसी से कोई शिकायत नहीं सुनना चाहते, ना एकेडमी टीम से कोई शिकायत आनी चाहिए, ना कुछ आनी चाहिए, ठीक है। हाँ तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग फालतू उधर से आएगा तो हम तुरंत निकलते हैं। अंशिका का था कॉल, कहाँ चली गई जी तुम? हाँ चलो बोलो भाई। यस प्लीज। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। पहले तुम अपना वो अब बोलो। हेलो चलो भाई, नहीं आ रही आवाज अब। ठीक है बच्चों, आवाज नहीं आ रही अंशिका तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप जाइए, अभी हम शेड्यूल करते हैं, नहीं करते तो हमको जरा देखना थोड़ा, वो कहते हैं ना गांव में क्या बोलते हैं, बीच में पड़ गए हो, हाँ देख लेना से हम कर देंगे, डोंट वरी हम कर देंगे, ठीक है चलिएगा। तो चलो फिर गुड नाइट। अंशिका तुमसे बात नहीं हो पाई है, कल करते हैं, ठीक है चलो। सर दूसरा क्लास 8 AM एंड 10 AM भी है, पूरा 6 आवर्स हो जाता है मॉर्निंग में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बॉडी पेन होता है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया था। रामनारायण मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत थका हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप उठ जाना, 15-20 मिनट पहले उठ जाना। हाँ ठीक है देवाशीष, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला रामनारायण, आप अगर थोड़ा पहले उठ जाओ, कोई दिक्कत मुझसे पूछ लेना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से ना, मतलब मैं नहीं चाहता मतलब आपको नुकसान हो। चलिए तो कल 6 बजे मिलेंगे, रात को 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट। और कल से बिल्कुल बात नहीं होगी, आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, हिंदी वालों ध्यान रखना मैंने क्यों चीज बातें बोली हैं, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। अंशिका कल तुमसे बात करेंगे, ठीक है, अब रिक्वेस्ट आया भी नहीं है, चलो कल देखते हैं, चलो बाय, गुड नाइट। आज के टॉपिक से कल का कोई लिंक नहीं है, कल का टॉपिक पूरी तरह से फ्रेश टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी मैं बहुत बोरिंग टॉपिक मानता हूं, पर फिर भी मैंने कोशिश किया था थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो जब एआई, रोबोटिक्स, नैनो डिफेंस ये 4 चैप्टर आते हैं ना, तो पता नहीं मेरी एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल या उसी तरह की चीजें नहीं आपको लगे रवि रवि सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है तो सारी कोई भी चीज पढ़ा सकता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल संगम आप कर सकते हो, कल के चैप्टर का पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर जो थे ना, डिफेंस और ये वाले, कल के चैप्टर में जान है, मिस मत करना, बस मिस करना। कल ग्रेविटेशनल वेव है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, कांसेप्ट ऑफ जीरो है, आर्यभट्ट ने क्या बोला था, जीरो इक्वल टू यूनिवर्स, रेड शिफ्ट इफेक्ट पे बात होगी, है ना, कल काफी चीजें आएंगी। तो हर बच्चा प्रॉमिस करो रहोगे, चलो गुड नाइट, प्रॉमिस करो और चलो गुड नाइट, यस सर प्रॉमिस, चलो गुड नाइट।